हाँ जी, नमस्ते भाई। क्या हाल चाल है? जय हिंद, जय भारत। कैसे हैं आप सभी लोग? तो स्वागत है यार सबका आज मार्च 2025 के करंट अफेयर्स में। आज हम मार्च के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की बात करेंगे। देखो, आपके कोई भी एग्जाम्स हो सकते हैं, दुनिया का कोई भी एग्जाम हो, एसएससी का कोई एग्जाम हो, यूपीएसआई हो, एनडीए हो, सीडीएस हो, सीएपीएफ हो, किसी भी एग्जाम में दुनिया में अगर करंट अफेयर्स आता है तो और मार्च का करंट अफेयर्स पूछा जाएगा तो ये मान के चलिएगा करंट अफेयर्स यहीं से आएगा। ठीक है। और याद करने का तरीका भी बता दूंगा। क्या करना है आपको? पहले जो न्यूज चल रही है वो न्यूज करिए, और न्यूज करने के बाद उस पर रिकॉल करिए, उससे रिलेटेड जो कोई भी न्यूज पहले हुई हो। तो यही एक तरीका होता है भाई याद करने का। तो मैं फिर से एक बार सबका स्वागत करता हूँ। ये अपना प्यारा सा जो करंट अफेयर्स का सेशन है, इसमें हम बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे। ठीक है। मार्च 2025 किसी भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ये मैं हूं, मेरा नाम है भैया दुर्गेश। ठीक है। चलिए, आते हैं सबसे पहले सवाल पर। जो नेशनल लेवल पे न्यूज चल रहा है उसकी बात कर लेते हैं। तो न्यूज है ये अपना, चिरांग रिपू एलिफेंट रिजर्व जो बना है, जिसको बोला जाता है शिखना ज्वालाओ नेशनल पार्क, जो असम का 8वां नेशनल पार्क बना है। इसका मतलब है कि असम में 7 नेशनल पार्क पहले से थे। ठीक है। 8वां नेशनल पार्क कौन बना है? जिसका नाम है चिरांग रिपू एलिफेंट रिजर्व, जिसको शिखना ज्वालाओ नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता है। ठीक है। सबसे पहला सवाल ये है, असम, असम जो है जिसकी कैपिटल क्या है? तो असम की कैपिटल पड़ती है आपकी दिसपुर। ठीक है। असम और किस लिए जाना जाता है? तो असम में एक मेला लगता है भैया, अंबुबाची मेला। याद रखिएगा कौन सा मेला है? अंबुबाची मेला जो है वो असम का है। और असम में कौन कौन से नेशनल पार्क हैं? तो सबसे पहला नाम लिख लीजिएगा, डिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क। फटाफट करिए, ज्यादा समय नहीं लूंगा। डिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क। दूसरा कौन सा होगा? तो डिब्रू मानस नेशनल पार्क। क्या नाम है? मानस नेशनल पार्क। तीसरा कौन सा नेशनल पार्क है? काजीरंगा नेशनल पार्क। कौन सा नेशनल पार्क है? काजीरंगा नेशनल पार्क। चौथा कौन सा नेशनल पार्क है? नेशनल पार्क को राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाता है, काजीरंगा मानस नामेरी नेशनल पार्क। नामेरी नेशनल पार्क। ठीक है भैया, ये भी हो गया। पांचों बता दीजिए। तो रायमोना नेशनल पार्क। रायमोना नेशनल पार्क। ठीक है। इसके अलावा और कौन सा नेशनल पार्क है? तो और है एक और लिख लीजिए इसमें, देहिंग पटकई नेशनल पार्क। देहिंग पटकई नेशनल पार्क। कितने हो गए? डिब्रू साइखोवा, काजीरंगा, मानस, नामेरी, रायमोना, देहिंग पटकई नेशनल पार्क, सिखना ज्वालाओ नेशनल पार्क। और क्या बचा बताइए? और क्या बचा? काजीरंगा, मानस, नामेरी, डिब्रू साइखोवा। ठीक है। इसके अलावा रायमोना हो गया, नामेरी हो गया, देहिंग पटकई नेशनल पार्क हो गया। और सेवेंथ वाला जो है वो आप बताएंगे मुझे करंट इसमें कमेंट सेक्शन में। इसके पहले मैंने हर वीडियो में इस पे बात करी है। इसके अलावा आपको एक चीज और ध्यान रखना है कि पहला नेशनल पार्क इंडिया का कौन सा था? तो पहला था जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। जिम कॉर्बेट की जब बात आती है तो यहाँ मुझे रहा नहीं जाता है, मुझे एक मन में सवाल आता है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। ठीक है। देखिए, कुछ नेशनल पार्क यहाँ पर रिवाइज कर लेते हैं। अपना चैप्टर है नेशनल पार्क का। आइए, तो सबसे पहले जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो भारत का पहला नेशनल पार्क है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क को पहले किस नाम से जाना जाता था? ओल्ड नेम याद रखिएगा। तो ओल्ड नेम भैया है अपना, क्या नेशनल पार्क है? हेली नेशनल पार्क। हेली नेशनल पार्क। इसके अलावा अभी नया नाम क्या है? न्यू नेम क्या है? तो न्यू नेम भी आप याद रखेंगे। न्यू नेम आपका पड़ता है, आपका नहीं सबका पड़ता है। क्या नाम है? रामगंगा नेशनल पार्क। रामगंगा नेशनल पार्क क्यों है? तो रामगंगा नेशनल पार्क का मतलब है कि यहाँ से एक रामगंगा नाम की रिवर बहती है, इसीलिए इसका नाम क्या हो गया? रामगंगा नेशनल पार्क हो गया। ठीक है। और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पड़ता है? तो जिम कॉर्बेट पड़ता है उत्तराखंड में। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? इस बात को ध्यान रखिएगा। उत्तराखंड में और कौन से नेशनल पार्क है? तो सबसे इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क होता है नंदा देवी नेशनल पार्क। नंदा देवी नेशनल पार्क, ये भी याद रखिएगा। यहीं पर है वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क। वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क कहाँ पर है? तो ये भी आपका उत्तराखंड में है। यहीं पर है कौन सा? राजाजी नेशनल पार्क। राजाजी टाइगर रिजर्व। राजाजी टाइगर रिजर्व और राजाजी नेशनल पार्क, ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? इसके अलावा जब वैली ऑफ फ्लावर की बात हुई है तो बताओ पिन वैली नेशनल पार्क कहाँ है? पिन वैली, इंदर किला, सिंबल बारा। पिन वैली नेशनल पार्क, सिंबल बारा नेशनल पार्क, ये सब पड़ता है आपका हिमाचल प्रदेश में। और हिमाचल प्रदेश की कैपिटल क्या है?
चंडीगढ़ है, और हिमाचल प्रदेश में ही कौन सा स्टेडियम है, तो धर्मशाला स्टेडियम, और एक पीएसी स्टेडियम नया बना है। चलिए अगला, न्योरा वैली कहाँ पर है, न्योरा वैली, न्योरा वैली नेशनल पार्क। तो न्योरा वैली नेशनल पार्क आपका पड़ता है भैया वेस्ट बंगाल में, ये भी याद रखिएगा। बक्सा नेशनल पार्क कहाँ पड़ता है, बक्सा, बक्सा नेशनल पार्क भी आपका वेस्ट बंगाल में पड़ता है। वैली से याद आ रहा है साइलेंट वैली नेशनल पार्क कहाँ है, तो साइलेंट वैली नेशनल पार्क की अगर बात किया जाए तो साइलेंट वैली नेशनल पार्क आपका पड़ेगा केरला में। बताओ क्लियर है ये मामला, बताइए ठीक है। इसके अलावा आपसे पूछा जाए सरिस्का नेशनल पार्क कहाँ पड़ता है, तो सरिस्का नेशनल पार्क पड़ता है आपका, एक मिनट, सरिस्का नेशनल पार्क आपका पड़ता है राजस्थान में। राजस्थान में एक टाइगर रिजर्व है जिसका क्या नाम है, तो याद रखिएगा धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व, धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व है ये राजस्थान में। और क्या है, एक है डेजर्ट नेशनल पार्क, डेजर्ट नेशनल पार्क जो है वो कहाँ पर है, राजस्थान में है। इसके अलावा आपसे पूछा जाए कि बताइए यूपी में कौन सा है, तो यूपी में है आपका दुधवा नेशनल पार्क, ठीक है भैया, दुधवा नेशनल पार्क। बिहार में कौन सा है, तो बिहार में है आपका, क्या नाम है इसका, वाल्मीकि नेशनल पार्क, वाल्मीकि। तो याद रखिएगा बिहार में है वाल्मीकि नेशनल पार्क। झारखंड में कौन सा है, तो झारखंड की कहानी कैसे चलती है, तो ये पड़ता है आपका बेतला नेशनल पार्क, ठीक है। ये सारी कहानी जो है आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा आपसे पूछा जा रहा है, ये एक नाम है, याद रखिएगा वेदांतंगल बर्ड सेंचुरी जो तमिलनाडु में पड़ता है, ये भी याद रखिएगा, जो भारत का सबसे पुराना पक्षी अभ्यारण्य है, बर्ड सेंचुरी है, ठीक है। वेदांतंगल बर्ड सेंचुरी तमिलनाडु का ही नहीं पूरे इंडिया का पहला बर्ड सेंचुरी कौन है, तो वेदांतंगल बर्ड सेंचुरी है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। ये सारी कहानी क्लियर रखिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो तो प्लीज यार कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन करके रखा हुआ है, कमेंट में थोड़ा डाल दिया करिए। अगर क्लास अच्छी लगती हो तो भी डाल दिया करिए, बुरी लगती हो तो भी डाल दिया करिए, ठीक है। पहले दूसरा सवाल है, फ्लाइंग ऑफिसर तनुष्का सिंह, तनुष्का सिंह जो है पहली महिला बनी है पायलट, जो उनको क्या बोला, जिनको क्या दिया गया है, आईएफ का, इंडियन एयरफोर्स का जगुआर फाइटर जेट दिया गया है। यानी ये याद रखिएगा पहली महिला है पायलट हैं, पहली महिला पायलट जिनको इंडियन एयरफोर्स का जगुआर फाइटर जेट स्क्वाड्रन में शामिल किया गया है। क्या नाम है भैया, तो इनका नाम है तनुष्का सिंह। इसके अलावा मैं आपसे एक बात जानना चाह रहा हूं, बात यह है कि बताइए सर फर्स्ट फाइटर पायलट वुमेन कौन थी, फर्स्ट वुमेन फाइटर पायलट, फाइटर पायलट। तो याद रखिएगा अवनी चतुर्वेदी, और क्या नाम था, भावना कांत, अवनी चतुर्वेदी, और दूसरा क्या नाम है, भावना कांत, भावना कांत, ठीक है। अब बात आई है इंडियन एयरफोर्स की, तो इतनी बात तो आपको पता ही होनी चाहिए, आईएएफ का मतलब होता है इंडियन एयरफोर्स। कब मनाया जाता है इंडियन एयरफोर्स डे, तो डे मनाया जाता है 8 अक्टूबर को। इसके अलावा आपको क्या याद रखना है, इस समय एयरफोर्स के जो चीफ होते हैं उनको बोला जाता है एयर चीफ मार्शल, क्या बोला जाता है, एयर चीफ मार्शल बोला जाता है। तो एयर चीफ मार्शल इस समय कौन है, तो ये भी बात आपको ध्यान रखना चाहिए, कौन है, तो एयर चीफ मार्शल है अमरप्रीत सिंह, अमरप्रीत सिंह। अब जब इंडियन एयरफोर्स आया है तो ये बात भी ध्यान रखिएगा कि इंडियन आर्मी जो है वो क्या जीती है हाल ही में, तो इंडियन आर्मी जो जीती है खेलो इंडिया विंटर गेम जीती है इंडियन आर्मी। अब इंडियन आर्मी डे कब मनाया जाता है, तो इंडियन आर्मी डे मनाया जाता है 15 जनवरी को, ठीक है। इंडियन आर्मी के जो हेड होते हैं उनको क्या बोला जाता है, जनरल बोला जाता है, और जनरल इस समय कौन है, उपेंद्र द्विवेदी हैं। क्या नाम है इनका, उपेंद्र द्विवेदी, ठीक। उसके बाद आ गया नेवी, नेवी को कैसे भूल सकते हैं, नेवी की कहानी तो आपको याद ही है। नेवी, इंडियन नेवी का जो डे मनाया जाता है, कब मनाया जाता है, 4 दिसंबर को मनाया जाता है, ठीक। इसके अलावा आपको याद रखना चाहिए नेवी के जो हेड होते हैं उनको बोला जाता है एडमिरल। एडमिरल कौन है इस समय, तो क्या नाम है इनका, दिनेश के त्रिपाठी, दिनेश के त्रिपाठी, ये भी बात याद रखिएगा, ठीक है। तो ये सारी कहानी जो है आपको पता होना चाहिए। अगला सवाल है आपका, भारत सरकार ने क्या करा है केदारनाथ और हेमकुंड साहिब के लिए, केदारनाथ और हेमकुंड साहिब के लिए क्या बोल रहे हैं, ये क्या बना रहा है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अप्रूव किया है 2 रोपवे प्रोजेक्ट। अब सवाल ये है सर कि रोपवे प्रोजेक्ट जो है वो किसके अंडर में आता है और रोपवे प्रोजेक्ट को कौन बनाता है, ठीक है। तो आपसे अगर मैं क्वेश्चन करता हूं कि बताइए रोपवे प्रोजेक्ट जो है वो किसके अंडर में आता है, तो क्या करेंगे बताइए, बताइए। तो लिख लीजिए रोपवे प्रोजेक्ट जो है वो पर्वतमाला प्रोजेक्ट के अंदर आता है, पर्वतमाला
प्रोजेक्ट। पर्वतमाला प्रोजेक्ट के अंतर्गत आता है कौन? रोपवे प्रोजेक्ट। और ये कहाँ बनाया गया है? तो याद रखिएगा, पहला जो बनाया गया है केदारनाथ, जो सोनप्रयाग से लेकर कहाँ तक बनाया गया है? केदारनाथ तक बनाया गया है, केदारनाथ। और इसकी लंबाई कितनी है? तो इसकी लंबाई जो है वो है 12.9 किलोमीटर है। दूसरा रोपवे जो है बनाया गया है, ये तो पहला हो गया। दूसरा भी याद रखिएगा, दूसरा जो बनाया गया है वो हेमकुंड साहिब से लेकर, सॉरी, गोविंद घाट से लेकर कहाँ तक? हेमकुंड साहिब तक बनाया गया है, हेमकुंड साहिब तक बनाया गया है, ये भी याद रखिएगा। गोविंद घाट से लेकर हेमकुंड साहिब तक बनाया गया है। इसकी जो टोटल लंबाई है वो 12.4 किलोमीटर है, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है भैया, तो ये बात याद रखिएगा, पर्वतमाला प्रोजेक्ट के अंतर्गत ये काम कर रहा है। इसके अलावा जब उत्तराखंड की बात होती है तो उत्तराखंड से कैसे नहीं कुछ भी बोल सकते हैं आप। उत्तराखंड, उत्तराखंड में हाल ही में क्या हुआ था? तो उत्तराखंड में हाल ही में 38th नेशनल गेम हुआ था। कौन सा नेशनल गेम हुआ था? तो 38th नेशनल गेम्स हुआ था। और 38th नेशनल गेम्स कौन जीता है भैया? तो 38th नेशनल गेम्स जो है वो जीतने वाला कौन है? सर्विसेज, सर्विसेज, ठीक है, बोर्ड, सर्विसेज बोर्ड ने ये जीता है। जो जीतता है उसको क्या दिया जाता है? तो उसको राजा भलिंदर सिंह ट्रॉफी दी जाती है, राजा भलिंदर सिंह ट्रॉफी। राजा भलिंदर सिंह ट्रॉफी किसको दिया जाता है? तो ये दिया जाता है जो 38th नेशनल गेम जीता है। 37th कहाँ हुआ था? तो 37th हुआ था आपका गोवा। और गोवा से याद रखिएगा, साओ जोआओ फेस्टिवल, साओ जोआओ फेस्टिवल कहाँ का है? ये गोवा का है। सनबर्न फेस्टिवल कहाँ का है? सनबर्न फेस्टिवल कहाँ का है? तो ये भी आपका कहाँ का है? गोवा का है। शिग्मो फेस्टिवल कहाँ है? शिग्मो, तो शिग्मो भी आपका कहाँ का है? शिग्मो भी फेस्टिवल, ये भी गोवा का है। ठीक है, यहीं पर मांडवी रिवर बहती है, मांडवी रिवर। यहीं पर कौन सी रिवर बहती है? जुआरी रिवर बहती है। और यहीं पर बना है दूध सागर वाटरफॉल, ये भी याद रखिएगा। कौन सा वाटरफॉल? दूध सागर, दूध सागर वाटरफॉल जो है वो कहाँ पर है? गोवा में है। और गोवा में एयरपोर्ट का क्या नाम है? तो गोवा में एयरपोर्ट का नाम है भैया मोपा एयरपोर्ट, मनोहर पारिकर एयरपोर्ट, यानी मोपा एयरपोर्ट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये सारी कहानी जो है आप यहाँ से याद रख लीजिएगा। और 39th नेशनल गेम कहाँ होगा? तो 39th नेशनल गेम होगा आपका मेघालय में। और मेघालय की कहानी क्या है वो आप तो जानते ही हैं। अब मेघालय की कहानी आ गई है तो कैसे ना बताया जाए, हो ही नहीं सकता कि मेघालय छोड़ के हम चले जाएं। तो ठीक है, ऐड कर लेते हैं मेघालय। जब बात हम मेघालय की करते हैं भाई साहब, तो मेघालय की कैपिटल क्या है? शिलोंग है। मेघालय जो है वहाँ पर बारिश ज़्यादा होती है। ठीक है, यहीं पे पहाड़ी का नाम क्या है? गारो, खासी, जयंतिया। ठीक है भैया, ये भी क्लियर हो गया। इसके अलावा मेघालय में कौन सा नेशनल पार्क है? तो केबुल लामजाओ नेशनल पार्क। कौन सा नेशनल पार्क है? केबुल लामजाओ नेशनल पार्क है। केबुल लामजाओ नेशनल पार्क जो है वो क्यों स्पेशल है? क्योंकि यहाँ का, ये इंडिया का फर्स्ट फ्लोटिंग नेशनल पार्क है, यानी तैरने वाला नेशनल पार्क है, फ्लोटिंग नेशनल पार्क है, ये भी ध्यान रखिएगा। इसके अलावा जो आपसे पूछा जाए केबुल लामजाओ जो है किस झील पर तैरता है, तो उसका नाम है लोकटक लेक। लोकटक लेक जो है वो कहाँ पर है? मणिपुर, अरे भाई ये मेघालय नहीं है, सॉरी सॉरी, ठीक है, ये लिख लीजिएगा, मणिपुर की हम बात कर रहे हैं, मणिपुर की बात कर रहे हैं, ये शिलोंग हटा दीजिए। ठीक है, हम सॉरी सॉरी सॉरी, ये किसकी बात कर रहे हैं? हम मणिपुर की बात कर रहे हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। केबुल लामजाओ लेक और लोकटक लेक कहाँ पर पड़ता है? तो ये दोनों है आपका पड़ता है मणिपुर में। ठीक है, चलो मेघालय की बात हम छोड़ नहीं सकते, तो बताइए नेशनल पार्क कौन कौन से हैं? ठीक है, नेशनल पार्क मेघालय में कौन से हैं? नेशनल पार्क जो हैं मेघालय में कौन कौन से हैं? बताइए फटाफट, जल्दी बता दीजिए। मेघालय की जब बात हो ही रही है, मेघालय कैसे छोड़ सकते हैं? मेघालय में नेशनल पार्क का नाम बताइए। पहला नाम होता है नॉकरेक नेशनल पार्क। कौन सा नाम है? नॉकरेक नेशनल पार्क जो है मेघालय का है। इसके अलावा आपसे पूछा जाए बलपक्रम नेशनल पार्क, एक मिनट, बलपक्रम नेशनल पार्क, ये भी कहाँ पड़ता है? मेघालय में पड़ता है। ठीक है, चलो इतनी बात आप ध्यान रखिएगा। इसके अलावा जो है आपको धीरे धीरे क्लियर होता चलेगा। ठीक है, गारो खासी जयंतिया जो है वो कहाँ पाई जाती हैं? ये मेघालय में पाई जाती है। ये सब इधर उधर हो गया है। गारो खासी जयंतिया जो है वो कहाँ का है? तो ये मेघालय का है। नेशनल पार्क कहाँ का है? केबुल लामजाओ, ये है मणिपुर का। ठीक है, वो हो गया है, थोड़ा गलती हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी?
जय हिंद जय भारत। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि माधव नेशनल पार्क जो है, माधव नेशनल पार्क को मध्य प्रदेश में क्या डिक्लेयर किया गया है? इंडिया का 58वां टाइगर रिजर्व डिक्लेयर किया गया है इन्वायरमेंटल मिनिस्टर भूपेंद्र यादव के द्वारा। यानी सीधे बात याद रखना है कि माधव टाइगर रिजर्व जो है, माधव नेशनल पार्क कहाँ का है? मध्य प्रदेश का है, जिसको टाइगर रिजर्व बनाया गया है। अब सवाल ये है कि मध्य प्रदेश में कौन कौन से नेशनल पार्क हैं? तो मध्य प्रदेश में है कौन कौन से? बांधवगढ़, ऐसे सीक्वेंस में याद करिएगा, बांधवगढ़, कान्हा, माधव, उसके बाद पन्ना, पेंच, फोसिल नहीं लिखा हुआ लिख लीजिएगा, फोसिल, सतपुड़ा, सतपुड़ा भी नहीं लिखा क्या? सतपुड़ा, वन विहार और कूनो। अगर मैं आपको सीक्वेंस लिख दूं तो ज्यादा आसान हो जाएगा। सबसे पहले याद रखिएगा बांधव, एक लाइन में याद रखिएगा, बांधवगढ़, कान्हा, माधव, पन्ना, पेंच, फोसिल, सतपुरा, वन विहार और कूनो। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। इसके अलावा जब 58 टाइगर रिजर्व, यानी भारत में कितने टाइगर रिजर्व हैं? 58 टाइगर रिजर्व हैं। 57th किसको बनाया गया था? 57th टाइगर रिजर्व जो है वो किसको बनाया गया था? तो इसका आंसर भी आप दे सकते हैं, मैंने पढ़ाया है, मैंने बताया है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो 57th टाइगर रिजर्व जो होगा वो कौन हो जाएगा? तो याद रखिएगा, रातापानी टाइगर रिजर्व। एकदम क्लियर लिख लीजिएगा, रातापानी टाइगर रिजर्व। जो कहाँ पर पड़ता है? ये पड़ता है आपका मध्य प्रदेश में। 56th टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो 56 टाइगर रिजर्व की जब आप बात करते हैं तो बता सकते हैं, इसका भी आंसर आपको दे सकते हैं। तो याद रखिएगा 56 टाइगर रिजर्व जो है गुरु घासीदास है। गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व ये कहाँ पड़ता है? तो ये पड़ता है भैया आपका छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ से क्या याद आ रहा है? विनोद कुमार शुक्ल जी याद आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ से क्या याद आ रहा है? विनोद कुमार शुक्ल। क्या दिया गया है इनको? तो विनोद कुमार शुक्ल जी को दिया गया है 59th ज्ञानपीठ अवार्ड। ठीक है, क्या दिया गया है? ज्ञानपीठ अवार्ड दिया गया है। इसके अलावा आप याद रखिएगा, क्या एक पेज मुझे ऐड करना चाहिए, ज्ञानपीठ अवार्ड में क्या दिया जाता है? तो ज्ञानपीठ अवार्ड जो है, इसके पहले जो है 58th किसको दिया गया था? तो 58th दिया गया था गुलजार को और राम भद्राचार्य को। ठीक है, गुलजार और राम भद्राचार्य। ठीक है, याद रखिएगा। इसके अलावा जो है क्या दिया जाता है? तो 11 लाख रुपए दिए जाते हैं। 11 लाख रुपीज जो है वो दिया जाता है, पैसा ही पैसा है। ठीक है, तो 56 टाइगर रिजर्व कौन सा हो गया? तो 56 टाइगर रिजर्व जो हो गया आपका गुरु घासीदास हो गया। अगर हम बात करें 55th टाइगर रिजर्व की, 55th टाइगर रिजर्व, तो याद रखिएगा धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व। अभी पढ़ाया था, क्या नाम है इसका? धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व जो है वो कहाँ पड़ता है? तो ये पड़ता है आपका राजस्थान में, और राजस्थान में है 55th टाइगर रिजर्व। अगर हम आपसे बात करें कि सर बताइए आप 54th टाइगर रिजर्व कौन सा है? ये सब एग्जाम में सवाल बन सकता है। 54th टाइगर रिजर्व, तो 54th टाइगर रिजर्व पड़ता है आपका वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व। ठीक है, वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व जो है वो कहाँ पर पड़ता है? तो 54th टाइगर रिजर्व जो है वो मध्य प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, अगर आपसे बात करा जाए कि 53rd टाइगर रिजर्व कौन सा है, तो वो भी आप बताने में संकोच नहीं करेंगे कि कौन सा है। तो याद रखिएगा रानीपुर टाइगर रिजर्व। 53rd, क्या लिख रहा हूँ, 53rd टाइगर रिजर्व जो है वो कहाँ पर है? तो याद रखिएगा रानीपुर टाइगर रिजर्व। रानीपुर टाइगर रिजर्व है। और रानीपुर टाइगर रिजर्व कहाँ पड़ता है? तो रानीपुर टाइगर रिजर्व जो है वो पड़ता है आपका चित्रकूट डिस्ट्रिक्ट। और चित्रकूट कहाँ पड़ता है? चित्रकूट डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, चित्रकूट डिस्ट्रिक्ट कहाँ है? तो ये पड़ता है आपका यूपी में। ठीक है, यूपी में एक और टाइगर रिजर्व है जिसका नाम है पीलीभीत टाइगर रिजर्व। पीलीभीत टाइगर रिजर्व जो है वो कहाँ है? तो याद रखिएगा यूपी में पड़ता है ये भी। ठीक है, क्लियर है बात। अगला सवाल, अगला है पीएम युवा 3.0 स्कीम। ठीक है, इसको बोला जाता है प्रधानमंत्री युवा मेंटोरशिप स्कीम 3.0। इसमें क्या किया जाएगा? इसमें जो है यंग ऑथर्स हैं जो लिखना लिखना चाहते हैं उनको मेंटर किया जाएगा। तो सीधी बात कि प्रधानमंत्री युवा मेंटोरशिप स्कीम में क्या किया जाएगा? तो यंग ऑथर्स को मेंटर किया जाएगा। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा इसको स्टार्ट किया गया है। पीएम युवा 2.0 जो है वो 2022 में स्टार्ट हुआ था, और पीएम युवा स्कीम 3.0 ये 2025 में फिर से स्टार्ट हुआ है, मार्च 2025। ये चीज भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए, मार्च का कहानी शुरू हो रहा है, तो बताइए इंटरनेशनल
वुमेन्स डे कब मनाया जाता है? तो इंटरनेशनल वुमेन्स डे जो है वो मनाया जाता है आपका 8 मार्च को, 8 मार्च को मनाया जाता है। 22 मार्च को क्या मनाया जाता है? तो 22 मार्च को मनाया जाता है आपका क्या? वाटर डे। तो ये भी याद रखिएगा। उसके अलावा आपसे पूछा जाए कि बताइए 24 मार्च को क्या मनाया जाता है? तो 24 मार्च को मनाया जाता है वर्ल्ड टीबी डे, ट्यूबरकुलोसिस डे। ट्यूबरकुलोसिस किससे होता है? तो बैक्टीरिया से होने वाला बीमारी है। और कौन सी बैक्टीरिया से होता है भैया जी? तो बैक्टीरिया का नाम है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है माइकोबैक्टीरियम। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से ये बीमारी जो होती है। जय हिंद जय भारत मोदी जी के ऊपर लिख दिया जाए। चलिए अगला सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए आप 3 मार्च को क्या मनाते हैं? तो 3 मार्च को जो है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे मनाते हैं। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे, ये भी याद रखिएगा। उसके अलावा आपसे पूछा जाए कि जो है 22 अप्रैल को क्या मनाते हैं? तो 22 अप्रैल को जो है अर्थ डे मनाया जाता है। अर्थ डे मनाया जाता है, ये भी याद रखिएगा। आपसे पूछ लिया जाए कि 22 मई को क्या मनाते हैं? तो 22 मई जो है, 22 मई इसको क्या मनाया जाता है? तो इसको मनाया जाता है क्या? बायोडाइवर्सिटी डे यानी जैव विविधता दिवस। बायोडाइवर्सिटी डे यानी जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। बताओ क्लियर है बात? मामला क्लियर है? एकदम समझ आ रहा है ना? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? ख्याल रखिए। चलिए अगला, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने इंट्रोड्यूस करा है क्या? अस्मिता लोन स्कीम। अस्मिता लोन स्कीम जो होगा वो कोलेट्रल फ्री होगा, यानी गिरवी आपको कुछ भी रखना नहीं होगा। किसको दिया जाएगा? वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को दिया जाएगा। जो महिलाएं एंटरप्रेन्योर बनना चाहती हैं उनको जो है अस्मिता लोन स्कीम एसबीआई ने ऑफर किया है। कोलेट्रल फ्री जो है लोन है। एसबीआई की बात आते ही आपके दिमाग में घंटी बज जानी चाहिए, एसबीआई डे। और एसबीआई डे कब मनाया जाता है? तो एसबीआई डे जो मनाया जाता है आपका 1 जुलाई को मनाया जाता है, ये भी याद रखिएगा। क्योंकि 1 जुलाई 1955 1955 को एसबीआई जो है बना था। एसबीआई कब बना था, कैसे बना था? तो देखो कहानी कैसे शुरू होती है, 2 मिनट लगेगा। एसबीआई की कहानी सुनिए। पहले 3 बैंक हुआ करते थे, बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ मद्रास और बैंक ऑफ बॉम्बे। इन तीनों को मर्ज करके क्या बनाया गया था? तो इन तीनों को मर्ज करके इंपीरियल बैंक बनाया गया था। क्या बनाया गया था भैया? तो इंपीरियल इंपीरियल बैंक बनाया गया था, इंपीरियल बैंक। और यही इंपीरियल बैंक बाद में क्या बन गया? तो ये 1 जुलाई 1955 को एसबीआई बन गया। सवाल ये है कि किस कमेटी के रिकमेंडेशन पर बनाया गया था? तो ये भी याद रखिएगा, एडी गोरेवाला कमेटी। एडी गोरेवाला कमेटी के रिकमेंडेशन पर बनाया गया था। एसबीआई का स्लोगन क्या है? तो याद रखिएगा, द बैंकर्स ऑफ एवरी इंडियन। द बैंकर्स ऑफ एवरी इंडियन किसका स्लोगन है? तो ये स्लोगन है आपका एसबीआई का। और एसबीआई का हेडक्वार्टर कहाँ पड़ता है? तो एसबीआई का हेडक्वार्टर पड़ता है आपका मुंबई महाराष्ट्र में। ये तो बहुत आसान है। तो अस्मिता लोन स्कीम याद रखिएगा किसने ऑफर किया है? तो कोलेट्रल फ्री लोन है, यानी गिरवी कुछ भी रखने की जरूरत नहीं है। अगला सवाल, इंदिरा गांधी जो है, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जिसको पुराना नाम पालम एयरपोर्ट हुआ करता था, इसको लिख लीजिए फटाफट। पुराना नाम यानी ओल्ड नेम याद रखिएगा। ओल्ड नेम अभी सबका लिखवा देता हूँ। इसका लिख लीजिए पहले पालम एयरपोर्ट। पालम एयरपोर्ट इसका नाम हुआ करता था। पालम एयरपोर्ट जो है उसका बाद में नाम बदलकर क्या कर दिया गया? इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट कर दिया गया। उसको क्या दिया गया है? तो एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी के क्षेत्र में, एयरपोर्ट में अपना अच्छा सर्विस देने के क्षेत्र में एयरपोर्ट एक्सपीरियंस अवार्ड जो है 2024 किसको दिया गया है? तो ये दिया गया है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट को। और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। और उड़ान स्कीम कब आई थी? 2016 में, क्योंकि एसएससी में सवाल पूछ चुका है कि उड़ान स्कीम जो है वो कब आई थी। तो याद रखिएगा उड़ान स्कीम जो है वो आई थी, बताओ भैया, उड़ान स्कीम कब आई थी? तो ये आया था 2016 में। बात क्लियर है? क्लियर हो गया मामला? बोलो, आ रहा है समझ? चलिए इसके अलावा पालम एयरपोर्ट कहाँ है? पालम एयरपोर्ट बताओ, ऐसे पूछ लिया जाए तो आप क्या बोलेंगे? इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। इसके अलावा आपसे पूछा जाए नेताजी सुभाष चंद्र बोस एयरपोर्ट कहाँ है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस एयरपोर्ट। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस एयरपोर्ट जो है वो कहाँ है? तो ये आपका पड़ता है कोलकाता में। कोलकाता, वेस्ट बंगाल, न्योरा वैली, बक्सा नेशनल पार्क, ये सब याद होना चाहिए। कोलकाता में, जिसका पुराना नाम क्या हुआ करता था? तो ओल्ड नेम जो था वो हुआ करता था दमदम एयरपोर्ट। दमदम, दमदम एयरपोर्ट हुआ करता था, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है। और आपसे पूछा जाए बी आर अम्बेडकर एयरपोर्ट कहाँ है? बी आर अम्बेडकर, बी आर अम्बेडकर
इंटरनेशनल एयरपोर्ट, तो बी आर अम्बेडकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है आपका पड़ता है कहाँ पर, तो ये पड़ता है आपका नागपुर में, और नागपुर महाराष्ट्र में पड़ता है, महाराष्ट्र में पड़ता है। और आपसे पूछा जाए लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट कहाँ है, लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट, तो ये पड़ता है आपका कहाँ पर, तो ये पड़ता है वाराणसी में, वाराणसी में पड़ता है। ठीक है, तो ये सारी कहानी जो है आप ध्यान रखिएगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? बोलो, क्लियर हुआ मामला? क्लियर हुआ मामला कि नहीं क्लियर हुआ? जल्दी बताइए सर। ठीक है भैया, तो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट और ये सब सारी कहानी याद रखिएगा। चलो, एयरपोर्ट का नाम आया है तो आपसे पूछा जाए कि बताइए चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट कहाँ है, तो ये आपका पड़ता है लखनऊ में, लखनऊ में पड़ता है, ये भी ध्यान रखिएगा। और आपसे पूछा जाए वीर सावरकर एयरपोर्ट कहाँ है, वीर सावरकर एयरपोर्ट, तो वीर सावरकर एयरपोर्ट पड़ता है आपका, वीर सावरकर एयरपोर्ट जो है अंडमान और निकोबार में पड़ता है। चलो, इसी बहाने अंडमान निकोबार की कैपिटल बता दीजिए, तो याद रखिएगा श्री विजयपुरम जो है इसकी कैपिटल है, श्री विजयपुरम जो है इसकी कैपिटल है। ठीक है, ये सारी कहानी जो है आप ध्यान रखिएगा। अगला सवाल है आपसे, बेगमपेट रेलवे स्टेशन, बेगमपेट रेलवे स्टेशन कहाँ है, हैदराबाद में। अब हैदराबाद आता है दिमाग में ही क्लिक करना चाहिए, बेगमपेट रेलवे स्टेशन कहाँ है, हैदराबाद में। ये जो है फुली ऑपरेटेड बाई वुमेन, महिलाओं से पूरा चलने वाला रेलवे स्टेशन, जिसका क्या नाम है, तो याद रखिएगा बेगमपेट रेलवे स्टेशन है। हैदराबाद कहाँ पड़ता है, हैदराबाद पड़ता है आंध्र प्रदेश में, कहाँ पड़ता है, आंध्र प्रदेश में। और आंध्र प्रदेश में और क्या हो रहा है, आंध्र प्रदेश में एक जगह है जिसका नाम है निजामाबाद, निजामाबाद। और निजामाबाद में क्या किया गया है, हल्दी बोर्ड बनाया गया है। कौन सा बोर्ड बनाया गया है, हल्दी बोर्ड बनाया गया है। और हल्दी में क्या पाया जाता है आपको पता है, करक्यूमीन पाया जाता है, करक्यूमीन पाया जाता है, ये भी कहानी आप क्लियर है। कैप्सियासिन कहाँ पाया जाता है, तो कैप्सियासिन जो है वो काली मिर्च में पाया जाता है, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? बोलो भाई। क्लियर हुआ मामला? चलो, अगला सवाल स्टेट वाइज कुछ करंट अफेयर्स है, उसको देख लेते हैं। नाइन्थ जो है नेशनल हेल्थ समिट जो है कहाँ पर हुआ है, तो याद रखिएगा उड़ीसा के पुरी में हुआ है, उड़ीसा के पुरी में हुआ है नाइन्थ नेशनल हेल्थ समिट। ठीक है, और यूनियन हेल्थ मिनिस्टर कौन है, जेपी नड्डा भाई साहब है, ये भी याद रखिएगा। अब आ रही है बात उड़ीसा की, तो उड़ीसा में कौन से नेशनल पार्क पड़ते हैं, एक होता है सिमली पाल नेशनल पार्क, सिमली पाल नेशनल पार्क, एक नेशनल पार्क होता है जिसका नाम है भीतरकनिका नेशनल पार्क, भीतर कनिका नेशनल पार्क, ये भी याद रखिएगा। इसके अलावा उड़ीसा किस लिए फेमस है, तो जगन्नाथ जी का मंदिर है पुरी में, पुरी में क्या है, तो जगन्नाथ मंदिर है, जगन्नाथ टेम्पल भी याद रखिएगा। यहीं पर उड़ीसा में कौन सा बीच है, तो उड़ीसा में एक बीच है जिसका नाम है गाहिर माथा बीच। क्या नाम है भैया, गाहिर माथा बीच। और गाहिर माथा बीच किस लिए जाना जाता है, तो ओलिव रिडले टर्टल के लिए जाना जाता है, किस लिए जाना जाता है, ओलिव रिडले टर्टल के लिए जाना जाता है, ये बात भी याद रखेंगे। इसके अलावा आपसे आपसे पूछा जा सकता है सर, आपसे ये पूछा जा सकता है कि उड़ीसा उड़ीसा में जो है कौन से फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं, तो जैसे आप नाम रखना है याद, रज पर्व। कौन सा पर्व, रज पर्व जो है वो कहाँ मनाया जाता है, उड़ीसा में। धनु यात्रा कहाँ मनाया जाता है, धनु यात्रा, तो धनु यात्रा जो है वो भी कहाँ मनाया जाता है, उड़ीसा में बनाया जाता है। ठीक है, तो ये सारी कहानी ध्यान रखिएगा। अगला सवाल है, मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना जो है लॉन्च किया गया है कहाँ पर, उत्तराखंड में। और उत्तराखंड के सीएम कौन है, तो पुष्कर सिंह धामी साहब हैं। इन्होंने बोला है कि मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना लॉन्च करेंगे। इसमें जो है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को बढ़ावा देंगे जो सिंगल वुमेन है, जिसकी शादी नहीं हुई है। और एम क्या है कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस वो बन पाए। कहने का मतलब ये कि मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना जो है उसका एम है क्या करना है, कि महिलाओं को फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस बनाना है। और ये कहाँ पर लॉन्च किया गया है, उत्तराखंड में। और उत्तराखंड के सीएम कौन है, पुष्कर सिंह धामी साहब हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हो सकता है, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला सवाल, आंध्र प्रदेश ने थल्लिकी वंदनम स्टार्ट किया है। थल्लिकी वंदनम क्या है, एक स्कीम है। इसमें जो है क्लास 1 से लेकर 12वीं तक जो भी बच्चे होंगे उनकी माताओं को, मदर्स को क्या दिया जाएगा, 15,000 रुपए यानी 15,000 रुपीज जो है वो दिए जाएंगे। आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट ने स्टार्ट करा है थल्लिकी वंदनम स्कीम। इसमें जो है क्लास 1 से 12वीं तक के बच्चों को 15,000 रुपए, क्लास 1 से 12वीं तक के बच्चों की माताओं को, मम्मियों को दिया जाएगा क्या, 15,000 रुपए, याद रखिएगा। अगला सवाल, अच्छा
याद रखिएगा यहाँ के सीएम है एन चंद्रबाबू नायडू और गवर्नर कौन है, एस अब्दुल नजीर साहब है, आंध्र प्रदेश के गवर्नर। चलो बताओ पुलिकट लेक कहाँ पड़ता है, अगर पूछा जाए पुलिकट लेक जो है वो कहाँ पड़ता है, तो ये याद रखिएगा पुलिकट लेक जो है आंध्र प्रदेश में पड़ता है, आंध्र प्रदेश में पड़ता है। ठीक। आंध्र प्रदेश की कहानी में कुछ और भी चीज याद आनी चाहिए, जैसे आपसे पूछा जाए नेल्लोर फेस्टिवल, नेल्लोर फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है, तो नेल्लोर फेस्टिवल आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। आंध्र प्रदेश में एक जगह है जिसका नाम है विजयवाड़ा, क्या नाम है, विजयवाड़ा नाम है, और विजयवाड़ा में क्या बनाया गया था, स्टैच्यू ऑफ सोशल जस्टिस बनाई गई थी, सामाजिक न्याय की मूर्ति बनाई गई थी, स्टैच्यू ऑफ सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय की मूर्ति कहाँ बनाई गई थी, तो आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में बनाई गई थी। ठीक है, ये भी बात आप ध्यान रखिएगा। अगला सवाल आपसे पूछा जाए कि जेपी नड्डा ने त्रिपुरा में मुख्यमंत्री बालिका समृद्धि योजना, ठीक है, जेपी नड्डा वही हैं जिनके बारे में अपनी बात हुई थी, हेल्थ मिनिस्टर, ठीक है, एजुकेशन मिनिस्टर, सॉरी हेल्थ मिनिस्टर है ना, उन्होंने मुख्यमंत्री बालिका समृद्धि योजना और मुख्यमंत्री कन्या आत्मनिर्भर योजना जो है कहाँ पर स्टार्ट करा है, तो त्रिपुरा में स्टार्ट करा है, त्रिपुरा में ये बात स्टार्ट हुई है। और त्रिपुरा की जब बात होती है तो त्रिपुरा में कौन से नेशनल पार्क होंगे, तो याद रखिएगा त्रिपुरा में नेशनल पार्क का नाम है क्लाउडेड लियोपार्ड नेशनल पार्क, क्लाउडेड लियोपार्ड नेशनल पार्क। और दूसरा नाम क्या हो सकता है, दूसरा होता है बाइसन राजबरी नेशनल पार्क, बाइसन राजबरी नेशनल पार्क, ये भी याद रखिएगा, बाइसन राजबरी नेशनल पार्क, ये दोनों कहाँ है, तो ये दोनों पड़ता है आपका त्रिपुरा में। और त्रिपुरा में क्या लॉन्च किया गया है, मुख्यमंत्री बालिका समृद्धि योजना और मुख्यमंत्री कन्या आत्मनिर्भर योजना लॉन्च किया गया है। ठीक है, ये सारी कहानी याद रखिएगा। और जब आत्मनिर्भर की बात हो रही है तो एजुकेशन की बात क्यों नहीं होनी चाहिए, और एजुकेशन से आर्टिकल याद रखिएगा, एक आर्टिकल है आर्टिकल 21A, आर्टिकल 21A एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन की बात करता है। आर्टिकल 45 किसकी बात करता है, तो आर्टिकल 45 डीपीएसपी है जो एजुकेशन की बात करता है। और आर्टिकल 51A का 11th पॉइंट जो है वो किसकी बात करता है, तो ये सारी कहानी जो है एजुकेशन से रिलेटेड है। यहीं पे दो केस याद रखिएगा, एक केस का नाम है मोहिनी जैन केस, मोहिनी जैन केस जो है वो एजुकेशन से रिलेटेड है। इसके दूसरे केस का नाम है उन्नी कृष्णन केस, क्या केस का नाम है, उन्नी कृष्णन केस। और उन्नी कृष्णन केस भी किससे रिलेटेड है, ये भी जो है आपका एजुकेशन से रिलेटेड है। दोनों चीजें ध्यान रखिएगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। और आपसे एक आर्टिकल पूछ रहा हूँ, बताइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, आर्टिकल 257। आर्टिकल 257 क्या कहता है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट होता है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट जो होता है वो कंट्रोल करता है किसको, स्टेट गवर्नमेंट को। यानी कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि पापा बेटा वाला रिश्ता है। और अगर स्टेट गवर्नमेंट कोई भी ऐसा कानून बनाता है जो नेशनल इंटरेस्ट के खिलाफ है, तो आर्टिकल 257 के तहत सेंट्रल गवर्नमेंट यानी पापा जी बेटा जी के डिसीजन को रद्द कर सकते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। अगला सवाल आपसे पूछा जाए, तेलंगाना गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है राजीव युवा विकासम कार्यक्रम, क्या करना है, तो फाइनेंशियल असिस्टेंस, फाइनेंशियली सहायता करना है यंग पीपल का। ठीक है, तो यंग लोगों का, युवा लोगों के लिए राजीव युवा विकासम कार्यक्रम कहाँ पर शुरू किया गया है, तो तेलंगाना में शुरू किया गया था, जो 2 जून 2014 को बना था नया स्टेट। ठीक है, अगला, पंजाब जो है पहला ऐसा इंडियन स्टेट है जिन्होंने ब्रॉडकास्ट करा है अपनी असेंबली प्रोसीडिंग को, कैसे, साइन लैंग्वेज में, सांकेतिक भाषा में। ठीक है, सांकेतिक भाषा मतलब इशारे इशारे में जो है वो बातचीत हो रही है, असेंबली प्रोसीडिंग को लाइव करने वाला, ब्रॉडकास्ट करने वाला पहला स्टेट कौन है, जिसका नाम है पंजाब। और पंजाब की राजधानी कौन सी है, चंडीगढ़ है। और पंजाब के सीएम का नाम याद रखिएगा भगवंत मान, आम आदमी पार्टी के हैं। गवर्नर गुलाब चंद कटारिया साहब हैं। लोकसभा की 13 सीट और राज्यसभा की कितनी सीट, 4 सीट हैं। ठीक है, यहाँ पे एक बात याद करने की जरूरत है, लोकसभा को जो है वो क्या बोला जाता है, लोअर हाउस बोला जाता है, लोअर हाउस बोला जाता है। इसी को हाउस ऑफ कॉमन बोला जाता है, हाउस ऑफ कॉमन बोला जाता है, लोगों का जो घर है, हाउस ऑफ कॉमन। लोकसभा के लिए आर्टिकल कौन सा है, तो आर्टिकल है 81, 81 में पड़ता है। राज्यसभा को क्या बोला जाता है, तो अच्छा राज्यसभा को जो है अपर हाउस बोला जाता है, अपर हाउस बोला जाता है। और इसी को क्या बोला जाता है, ठीक है, काउंसिल हाउस के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा राज्यसभा के लिए आर्टिकल कौन सा है, तो आर्टिकल 80 है। और पार्लियामेंट जो है, पार्लियामेंट, पार्लियामेंट जो होती है, पार्लियामेंट संसद होता है हिंदी में, इसके लिए जो आर्टिकल है, आर्टिकल 79 है, ये भी ध्यान रखिएगा। और पार्लियामेंट किससे किससे मिलकर बनती है, लोकसभा पार्लियामेंट बनती है राज्यसभा से, और दादाजी, दादाजी का मतलब कौन, प्रेसिडेंट साहब। और प्रेसिडेंट के लिए आर्टिकल कौन सा है, आर्टिकल 52 है, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलते हैं, अगला सवाल अपना है, केरला जो बना है वो सीनियर सिटीजन कमीशन बनाने वाला पहला राज्य है,
सीनियर सिटीजन कमीशन क्यों बनाया जा रहा है? क्योंकि यहाँ पे बूढ़े लोग, उन वो सारे लोग जो बूढ़े हो चुके हैं, उनकी रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। इसके लिए केरला ने क्या करा है? केरला ने सीनियर सिटीजन कमीशन बनाया है। अब बात केरला की आई है, तो केरला की कुछ और न्यूज याद रखिएगा। जैसे मान लीजिए पूछा जाए, केरला का एक जगह है कोझिकोड, जिसको कोलिकोड के नाम से जाना जाता है। कोझिकोड, कोझिकोड में क्या बना है? तो फर्स्ट लिटरेचर सिटी बना है, साहित्यिक शहर। ठीक है, फर्स्ट लिटरेचर सिटी जो है वो कहाँ बना है? कोझिकोड में बना है। केरला से याद रखिएगा, वेम्बनाड लेक कहाँ पर है? वेम्बानाद लेक। तो वेम्बानाद लेक जो है वो भी कहाँ है? केरला में है। केरला में ही शुरू किया गया है क्या? एन प्राउड शुरू किया गया है। और एन प्राउड क्या है? तो एन प्राउड जो है क्या है? एंटीबायोटिक जो, नहीं नहीं, इसमें एन प्राउड में क्या होगा? जो भी एक्सपायर्ड मेडिसिन होंगे, क्या नाम है? एक्सपायर्ड मेडिसिन जो होंगे उनका सही तरीके से क्या होना चाहिए? एक्सपायर्ड मेडिसिन का डिस्पोजल होना चाहिए सही तरीके से। इसके लिए हमने एन प्राउड शुरू किया है। इसके अलावा आपसे पूछा जाए, ऑपरेशन अमृत, ऑपरेशन अमृत जो है वो कहाँ पर शुरू किया गया है? ऑपरेशन अमृत भी केरला में शुरू किया गया है। और इसमें क्या है? मिसयूज ऑफ एंटीबायोटिक्स, मिसयूज ऑफ एंटीबायोटिक्स को रोकना है। मिसयूज ऑफ एंटीबायोटिक्स के लिए जो है वो शुरू किया गया है। ये सारी कहानी जो है आप क्लियर रखिएगा। और यहीं पर पेरियार रिवर बहती है, पेरियार नेशनल पार्क है। और केरला में एक नेशनल पार्क है जिसका नाम है इराविकुलम नेशनल पार्क। तो ये भी याद रखिएगा, इराविकुलम नेशनल पार्क कहाँ है? तो इराविकुलम नेशनल पार्क आपका पड़ता है केरला में। ठीक, अगला सवाल आपसे पूछा जा रहा है, इंटरनेशनल न्यूज पे आ गए हैं। इंटरनेशनल न्यूज में माउंट फेंटाले, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। माउंट फेंटाले कहाँ पड़ता है? इथियोपिया में पड़ता है। यहाँ से हाई लेवल ऑफ मीथेन निकला है। मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है? CH4 होता है। एक पोटेंट ग्रीन हाउस गैस है जो रादर देन हैविंग अ टिपिकल वोल्केनिक इरप्शन, जो जनरली जो है वोल्केनिक इरप्शन में इरप्ट नहीं होता है, वो अभी मीथेन जो है हाई अमाउंट में कहाँ से रिलीज हुआ है? तो माउंट फेंटाले से रिलीज हुआ है। जैसे मान लो ये अफ्रीका का जगह है, इसको क्या बोला जाता है? हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहा जाता है। अफ्रीका के सींग कहा जाता है। इसमें कितने देश आते हैं? तो इसमें 4 देश आते हैं, SEED। एस का क्या मतलब होता है? एस का मतलब होता है सोमालिया। ई का मतलब क्या होता है? ई का मतलब होता है इथियोपिया। और दूसरे ई का मतलब क्या होता है? इरिट्रिया, इरिट्रिया। और चौथे डी का मतलब क्या होता है? जिबूती। याद रखिएगा, ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका के देश हैं। और सोमालिया सबसे गरीब है, करप्शन में भी सबसे आगे है। और इथियोपिया में ही क्या है? माउंट फेंटाले है, ये भी याद रखिएगा। इसके अलावा आपसे पूछा जाए, माउंट सिनेबुंग कहाँ है? माउंट सिनेबुंग जो पड़ता है वो आपका पड़ता है इंडोनेशिया में। और इंडोनेशिया में ही पड़ता है एक जगह, एक ज्वालामुखी जिसका नाम है माउंट लेओतॉबी लाकी लाकी। तो ये भी ध्यान रखिएगा। और माउंट लेओतॉबी लाकी लाकी कहाँ है? तो याद रखिएगा, लाकी लाकी कहाँ पड़ता है? तो ये इंडोनेशिया में पड़ता है। इसके अलावा माउंट तारानकी, माउंट तारानकी कहाँ है? माउंट तारानकी जिसको लीगल पर्सनहुड का दर्जा दिया गया है, ये न्यूजीलैंड में पड़ता है। और यहीं पर हुआंगहो रिवर बहती है। आगे हम इस पर बात कर लेंगे। ठीक है, अगला सवाल, कंट्री जो है लेक तंगनिका, लेक तंगनिका कहाँ पड़ता है? तंगनिका लेक अफ्रीका में पड़ता है। यानी अफ्रीका के ही कुछ देश जो हैं वो काम करेंगे एक साथ इस लेक को बचाने के लिए। और वो कौन कौन से देश होंगे? बुरुंडी, बुरुंडी बुजुम्बुरा, डियासी, कांगो, तंजानिया, डोडोमा, जाम्बिया। ये सारी चीजें याद रखिएगा, बुरुंडी, डीआरसी, तंजानिया और जाम्बिया। ये चारों मिलकर लेक टंगनिका को बचाने की कोशिश करेंगे। 5 साल के लिए ये कॉन्ट्रैक्ट जो है वो साइन किया गया है। लेक तंगनिका कहाँ पड़ता है? अफ्रीका में। और कौन देखेगा इसको? यूएनईपी, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम देखेगा। यूएनईपी का हेडक्वार्टर कहाँ पड़ता है? तो याद रखिएगा, यूएनईपी का हेडक्वार्टर जो है वो पड़ता है केन्या में। केन्या में पड़ता है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो यूएनईपी, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है? केन्या में है। चलिए अगला सवाल है आपसे। देखो, कुछ यहाँ पर लेक्स के नाम दिए गए हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। एक नाम है लेक तंगनिका, जो कहाँ पड़ता है? ये अफ्रीका में पड़ता है। लेक विक्टोरिया, मोस्ट इंपॉर्टेंट नाम, लेक विक्टोरिया, ये भी अफ्रीका में पड़ता है। और लेक विक्टोरिया क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि लेक विक्टोरिया से ही नाइल रिवर की शुरुआत होती है, नील नदी की शुरुआत होती है। तो याद रखिएगा। इसके अलावा लेक कीवू अफ्रीका में पड़ता है, लेक एडवर्ड अफ्रीका में है, लेक अल्बर्ट अफ्रीका में है, लेक तुर्काना, मोस्ट इंपॉर्टेंट नाम, ये भी अफ्रीका में है। लेक जो है रुकवा, रुकवा लेक कहाँ पर है? ये भी अफ्रीका में है। लेक मलावी, ये सारे लेक से याद रखिएगा। ठीक है, शुरू से एक बार फिर से बता देता हूँ, लेक तुर्काना,
उसके बाद है लेक अल्बर्ट, इसको याद करने की जरूरत नहीं है। लेक एडवर्ड, लेक कीवू, लेक तंगनिका, लेक रुकवा, लेक विक्टोरिया और लेक मलावी, ये सारी कहानी जो याद रखिएगा ये सब अफ्रीका के झील हैं। अगला, इंडोनेशिया जो है वो अनाउंस किया है कि वो नया मेंबर बनेगा न्यू डेवलपमेंट प्रोग्राम का। अब सवाल ये है न्यू डेवलपमेंट बैंक का, न्यू डेवलपमेंट बैंक किसका है? तो एनडीबी जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है वो ब्रिक्स कंट्रीज का है, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका का है। बात समझ में आ रही है? कब बना था भैया? तो ये 2014 में बना था और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पड़ता है? एनडीबी का हेडक्वार्टर जो है वो शंघाई चाइना में पड़ता है और प्रेसिडेंट कौन है? दिल्मा रूसेफ हैं और ये ब्रिक्स कंट्री के द्वारा बनाया गया था। और इस समय प्रेसिडेंट इंडोनेशिया के कौन है? तो पी सुबियांतो हैं, जो हमारे रिपब्लिक डे पर चीफ गेस्ट भी थे। और रिपब्लिक डे की बात करें 2025 का, तो थीम क्या था? तो स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास। तो ये तो आपको पता ही होगा, रिपब्लिक डे 2025 का थीम क्या था? स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास। ये बात भी आप ध्यान रखिएगा। इसी के साथ मुझे याद आ रहा कहानी एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक का। किसका कहानी याद आ रहा है? एशियन डेवलपमेंट बैंक का। एशियन डेवलपमेंट बैंक कब बना था? तो 1966 में बना था। इस समय कितने मेंबर हैं? तो 69 मेंबर्स हैं। 69 मेंबर्स हैं। रीसेंट मेंबर कौन बना है? तो रीसेंट जो है वो ऐड हुआ है इजराइल। इसमें रीसेंट कौन ऐड हुआ है? तो रीसेंट ऐड हुआ है इजराइल। ये भी कहानी आप ध्यान रखिएगा। इसके अलावा इन्होंने क्या शुरू किया है? तो इन्होंने शुरू किया है पैसिफिक प्रोग्राम। पैसिफिक प्रोग्राम मतलब पैसिफिक ओशन के आसपास प्राइवेट एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने के लिए पैसिफिक प्रोग्राम जो है वो शुरू किया गया है। किसके द्वारा? एडीबी के द्वारा। और एडीबी का, एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पड़ता है? तो याद रखिएगा, मनीला फिलीपींस। मनीला फिलीपींस में पड़ता है हेडक्वार्टर। ठीक है भैया, तो ये भी कहानी आपको पता होना चाहिए। अगला सवाल है आपसे, कुछ अवार्ड के बारे में बात कर लेते हैं। देखो, फोर्ब्स इंडिया लीडरशिप अवार्ड 2025, इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? आइकन ऑफ एक्सीलेंस का अवार्ड किसको दिया गया है? तो जय शाह को दिया गया है। जय शाह क्या है? वो आईसीसी के क्या है? चेयरमैन। आईसीसी मतलब इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पड़ता है? तो हेडक्वार्टर पड़ता है आपका दुबई में। और दुबई जो है वो किस देश की राजधानी है? किसी भी देश की राजधानी नहीं है, ये यूएई में पड़ता है। बात समझ में आ रही है? यूएई। और यूएई की राजधानी क्या होती है? यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की राजधानी अबू धाबी है। ये भी ध्यान रखिएगा। जय शाह किसके बेटे हैं? तो मोटा भाई अमित शाह के बेटे हैं। ठीक है, और बाकी चीजें छोड़ दीजिएगा, कोई बहुत जरूरी नहीं है। ये भी याद रखिएगा, एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर का अवार्ड जो है सुपम महेश्वरी को दिया गया है। फर्स्ट क्राई के क्या है? हेड है, यानी सुपम महेश्वरी का नाम भी याद रखिएगा, फर्स्ट क्राई भी याद रखिएगा। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल पर। अगला अपना सवाल है प्रित्जकर आर्किटेक्चर प्राइज। ठीक है, प्रित्जकर आर्किटेक्चर वास्तुकला पुरस्कार जो है वो लियू जियाकुन को दिया गया है, जो चाइनीज आर्किटेक्चर है। ठीक है, तो याद रखिएगा, प्रित्जकर आर्किटेक्चर प्राइज जो है वो लियू जियाकुन को दिया गया है, जो चाइनीज आर्किटेक्चर है। ये कहानी भी आपको क्लियर होना चाहिए। अगला 97th ऑस्कर अवार्ड की बात कर लें। ऑस्कर अवार्ड में दो चीजें ध्यान रखना है। पहला, बेस्ट पिक्चर का अवार्ड किसको दिया गया है? एनोरा को। बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड सीन बेकर को एनोरा के लिए दिया गया है। बेस्ट एक्टर का अवार्ड जो है ब्रूटलिस्ट के लिए एड्रियन बॉर्डी को दिया गया है। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिकी मेडिसन को अनोरा के लिए दिया गया है। तो क्या क्या याद रखना है? पहला तो अनोरा याद रखना है, बेस्ट मूवी, और इसके डायरेक्टर का नाम क्या है? सीएन बेकर। सीएन बेकर। और इसके एक्ट्रेस का क्या नाम है, यानी फीमेल एक्टर का क्या नाम है? फीमेल एक्टर का नाम है मिकी मेडिसन। मिकी मेडिसन, इनको दिया गया है। तो तीनों कहानी याद रखिएगा। बेस्ट मूवी का अवार्ड एनोरा को दिया गया है, बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड सियान बेकर को दिया गया है, बेस्ट फीमेल एक्टर का अवार्ड जो है मिकी मेडिसन को दिया गया है। मेडिसन मेडिसन, ठीक है। बाकी इसके अलावा सब कुछ छोड़ सकते हैं अभी के लिए। अगला सवाल, बेस्ट पिक्चर एनोरा हो गया, बेस्ट जो है डायरेक्टर सियान बेकर अनोरा के लिए हो गए, बेस्ट जो है एक्टर एड्रियन बॉर्डी ब्रूटलिस्ट के लिए हो गए, बेस्ट फीमेल एक्टर जो है मिकी मेडिसन हो गई अनोरा के लिए। इसके अलावा याद रखने की जरूरत है, बाकी ये सब अभी छोड़ सकते हैं फिलहाल। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सबसे इंपॉर्टेंट है आईफा अवार्ड। ठीक है, IIFA अवार्ड 2025 के विनर कौन कौन से लोग हैं? देखिए याद रखिएगा, बेस्ट पिक्चर का अवार्ड लापता लेडीज को गया है, और लापता लेडीज के डायरेक्टर कौन है? तो किरण राव भाई साहब। भाई साहब नहीं, बहन जी, किरण किरण राव बहन जी है भैया, किरण राव। किरण राव को बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड दिया जाएगा। तो चलो, बेस्ट पिक्चर का अवार्ड लापता लेडीज, बेस्ट जो है डायरेक्टर का अवार्ड किरण राव जी को दिया गया है लापता लेडीज के लिए। इसके अलावा आपको याद रखना है कि लीडिंग रोल में बेस्ट परफॉर्मेंस करने वाला मेल कौन है? कार्तिक आर्यन भूल भुलैया 3 के लिए दिया गया है। ठीक है, तो लीडिंग रोल में बेस्ट एक्टर का अवार्ड कार्तिक आर्यन भाई साहब को दिया गया है, ये है कार्तिक
आर्यन। उसके बाद बेस्ट परफॉर्मेंस में लीडिंग रोल फीमेल के लिए यानी फीमेल एक्टर का अवार्ड किसको गया है, तो ये है मैडम नितांशी गोयल भूल लापता लेडीज के लिए, ठीक है, नितांशी गोयल जी को दिया गया है। अगला सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि बेस्ट परफॉर्मेंस इन अ नेगेटिव रोल, तो राघव जुयाल को दिया गया है किल मूवी के लिए, ये भी याद रखिएगा, राघव जुयाल। अगला सवाल, बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर का अवार्ड राम संपत को दिया गया है लापता लेडीज के लिए, बेस्ट म्यूजिक का अवार्ड दिया गया है। बेस्ट लिरिक्स का अवार्ड प्रशांत पांडे को दिया गया है, इंपॉर्टेंट है, सजनी मूवी, सजनी गाने के लिए लापता लेडीज। लापता लेडीज का एक गाना है सजनी, और सजनी के लिए जो है प्रशांत पांडे जी को बेस्ट लिरिक्स का अवार्ड दिया गया है, ये है प्रशांत पांडे जी। अगला सवाल आपसे, बेस्ट सिंगर मेल का अवार्ड गया है जुबिन नौटियाल को, किसके लिए, आर्टिकल 370 मूवी में दुआ के लिए। और बेस्ट सिंगर जो है फीमेल का अवार्ड गया है श्रेया घोषाल जी को, आमी जो तुमा 3.0। आमी जो तुम्हार पढ़ते हैं कि तोमा पढ़ते हैं वो मुझे नहीं आता है क्योंकि मैं सुना भी नहीं हूँ, ठीक है। बेस्ट सिंगर फीमेल का अवार्ड श्रेया घोषाल मैडम को दिया गया है आमी जो तुमा 3.0 के लिए। और ये किस मूवी का है गाना, तो भूल भुलैया 3 का गाना है, ये है श्रेया घोषाल मैडम, ठीक है। चलो भैया अगला, अब ये सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड है आज का, नरेंद्र मोदी को कौन सा अवार्ड दिया गया है, ऑर्डर ऑफ फ्रीडम ऑफ बारबाडोस दिया गया है। बारबाडोस जिसकी कैपिटल क्या होती है, तो बारबाडोस की कैपिटल होती है ब्रिज टाउन, और करेंसी यहाँ पे क्या चलती है, डॉलर चलती है, ये भी ध्यान रखिएगा। इसके अलावा यहाँ आपको याद रखना है, ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर 2024 में कुवैत का अवार्ड मोदी जी को दिया गया है। ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर 2024 में अवार्ड कुवैत का किसको दिया गया है, तो नरेंद्र मोदी भाई साहब को दिया गया है ना। चलिए उसके बाद ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू 2024 का अवार्ड रशिया से मिला है मोदी जी को। ऑर्डर ऑफ ड्रुक ग्याल्पो 2024 का अवार्ड भूटान को दिया गया है, भूटान से मिला है मोदी जी को। ऑर्डर ऑफ इजुद्दीन मालदीव का अवार्ड है, 2019 में मोदी जी को दिया गया था। ऑर्डर ऑफ जायद 2019 का अवार्ड है, यूनाइटेड अरब अमीरात से मोदी जी को मिला था। ऑर्डर ऑफ अमानुल्लाह खान 2016 में अफगानिस्तान से मोदी जी को मिला था। ऑर्डर ऑफ किंग अब्दुल अजीज 2016 में सऊदी अरेबिया से मिला था मोदी जी को। तो मोदी जी को ये सारे अवार्ड मिले हैं, मुबारक अल कबीर, सेंट एंड्रयू, ड्रुक ग्याल्पो, इजुद्दीन, जायद, अमनुल्लाह खान, अब्दुल अजीज, ठीक है। ये सारी कहानी याद रखिएगा। उसके बाद ऑर्डर ऑफ फ्रीडम ऑफ बारबाडोस भी इन्हीं को दिया गया है, ठीक है। तो मोदी जी के बारे में ये सारी कहानी जो है याद रखिएगा, क्योंकि वैसे प्रधानमंत्री भी हैं, और आप नहीं याद रखेंगे तो मोदी चाचा जो है बहुत मारेंगे, आपको बहुत मारेंगे, बांध के मारेंगे, तो फिर आप परेशान हो जाएंगे। बात समझ में आ रही है, तो ये पूरी कहानी याद रखिएगा। मोदी जी जहां भी जाते हैं क्या बनाते हैं, रिश्ते बनाते हैं, जहां भी जाए रिश्ते बनाए, गोली मसाले। तो मोदी जी जाते हैं, गोली मसाला वगैरह गोली मार दीजिए, मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री हैं। तो ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर, सेंट एंड्रयू, ड्रुक ग्याल्पो, इजुद्दीन, जायद, अमनुल्लाह खान और अब्दुल अजीज जो है मोदी जी को दिया गया है। अगला, नरेंद्र मोदी को ऑनर किया गया है ग्रैंड ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ स्टार एंड की ऑफ इंडियन ओशन, यानी इंडियन ओशन का की कौन है, मोदी जी। इंडियन ओशन का स्टार कौन है, मोदी जी, यानी उनको जो है मोदी जी को यह अवार्ड भी दिया गया है। इंडियन ओशन मतलब हिंद महासागर। अगला सवाल है 2024 का एशियन ट्यूरिंग अवार्ड, जिसको नोबेल प्राइज ऑफ कंप्यूटिंग कहा जाता है, वो अवार्ड जो है वो बार्टो और सट्टन को दिया गया है। बार्टो और सट्टन नाम अलग से लिख लीजिएगा, बार्टो और SUTTON सट्टन को क्या दिया गया है, तो ये दिया गया है एशियन ट्यूरिंग अवार्ड, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। बार्टो और सट्टन को दिया गया है, जो 1966 में शुरुआत हुई थी। अगला सवाल आपसे पूछा जा रहा है, जयश्री वेंकटेशन को पहले इंडियन बने हैं जिन्होंने एनुअल प्रेस्टिजियस रामसर अवार्ड वेटलैंड वाइज यूज कैटेगरी में दिया गया है। वेटलैंड वाइज यूज कैटेगरी में पहला जो भारतीय है जिसको अवार्ड दिया गया है उसका नाम है जयश्री वेंकटेशन, जो है ये नाम है, यानी वेटलैंड वाइज यूज कैटेगरी में पहले भारतीय को एनुअल प्रेस्टिजियस रामसर अवार्ड दिया गया है जयश्री वेंकटेशन को। बात समझ में आ रही है। रामसर कन्वेंशन जो है 1971 में हुआ था, इंडिया 1973 में साइन किया था। टोटल रामसर साइट हमारे पास हैं 89। यहां आपको भूलने की जरूरत नहीं है वेटलैंड सिटी इंडिया में कितने हैं, वेटलैंड सिटीज कितने हैं इंडिया में, तो वेटलैंड सिटीज का नाम है 2, एक का नाम है उदयपुर, दूसरे का नाम है इंदौर। उदयपुर और दूसरे का नाम क्या है, इंदौर है। इंदौर से एक कहानी मुझे याद आ रही है, एक और करंट अफेयर्स मुझे याद आ रहा है, क्या नाम है उसका, वो नाम ये है कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पर क्या है, वेस्ट मैनेजमेंट प्लान बनाया जा रहा है, ठीक है, वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट, ठीक है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पर बनाया जा रहा है, पहली बार इंडिया में, कहां पर, इंदौर में बनाया जा रहा है। तो ये सारी कहानी याद रखिएगा। देखो अभी
पूछा जाए इंडिया का पहला रामसर साइट कौन है, तो चिल्का लेक और केवलादेव नेशनल पार्क जो है वो क्या है, इंडिया के पहले नेशनल पार्क हैं। चलो चिल्का लेक कहाँ पड़ता है, चिल्का लेक तेज से जहां भी बैठे हो और थोड़ा बेड से उठो, ईयरफोन लगा के कॉपी किताब लेके बैठ के पढ़ो। चिल्का लेक जो है वो कहाँ पर है, उड़ीसा में है। उसके बाद आपसे पूछा जाए केवलादेव नेशनल पार्क कहाँ है, केवलादेव नेशनल पार्क तो याद रखिएगा केवलादेव नेशनल पार्क आपका पड़ता है राजस्थान में। ये भी कहानी आपको ध्यान होनी चाहिए। अगला सवाल, एशियन फिल्म अवार्ड, एशियाई फिल्म पुरस्कार 2025, बेस्ट पिक्चर का अवार्ड दिया गया है ऑल वी इमेजिन इमेजिन एज लाइट। बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया है सियान लाऊ पापा मूवी के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड जो है सहाना गोस्वामी को दिया गया है संतोष के लिए। तो संतोष पागल की कहानी नहीं हो रही है, ठीक है याद रखिएगा एशियन फिल्म अवार्ड की बात हो रही है भैया। बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं है लेकिन फिर भी एक बार आप ध्यान रखिएगा। अगला सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि 14वें दलाई लामा जिसका क्या नाम है, तेंजिन ग्यात्सो। देखो दलाई लामा कोई व्यक्ति नहीं है, दलाई लामा पोस्ट का नाम है। जैसे हमारे यहाँ दादाजी प्रेसिडेंट हैं, तो प्रेसिडेंट पोस्ट है जिनके अभी प्रेसिडेंट हमारे हैं द्रौपदी मुर्मू, 16वें 17वें 18वें 19वें। बताओ कौन, मैंने ऑप्शन दिया, बताओ क्यों बने करोड़पति। हम खेल रहे हैं भैया, और क्यों बने करोड़पति में हम आपसे पूछ रहे हैं कि बताओ किस नंबर के हैं, किस नंबर के हैं कौन, किस नंबर के कौन है, तो प्रेसिडेंट कौन है, ठीक है। तो दलाई लामा जो है 14वें दलाई लामा जिसका नाम है तेंजिन ग्यात्सो, इनको जो है गोल्ड मरकरी अवार्ड 2025 का दिया गया है। याद रखिएगा गोल्ड मरकरी अवार्ड 2025 का किसको दिया गया है, तो दिया गया है 14वें दलाई लामा तेंजिन ग्यात्सो को, ठीक है। किस लिए दिया गया है, क्योंकि शांति के लिए और ग्लोबल लीडरशिप के लिए इन्होंने बहुत अच्छा काम किया था, इसके लिए 14वें दलाई लामा तेंजिन ग्यात्सो को गोल्ड मरकरी अवार्ड 2025 दिया गया है। अगला सवाल, स्कल्पचर मूर्तिकार है राम सुतार साहब। राम सुतार को क्या दिया गया है, महाराष्ट्र भूषण अवार्ड दिया गया है। इनको 1999 में पद्मश्री और 2016 में पद्म भूषण भी दिया जा चुका है। ये भी याद रखिएगा इन्होंने ही स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो गुजरात में है और स्टैच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी जो बैंगलोर में है इनको बनाया था। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी किसका है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब का है, ये भी याद रखिएगा। और यूनिटी डे कब मनाया जाता है, तो इस बात को लिख लीजिएगा, यूनिटी डे एकता दिवस जो है वो कब मनाया जाता है, तो यूनिटी डे जो है वो 21 अक्टूबर को मनाया जाता है। यूनिटी डे जो है 21 अक्टूबर को, सॉरी 31 अक्टूबर को मनाया जाता है, 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। अक्टूबर वाले सारे लिगेसी में रहते हैं, हम भी अक्टूबर वाले हैं, ठीक। चलो अगला सवाल, अगला सवाल है आपसे कि बताओ 59th ज्ञानपीठ अवार्ड किसको दिया गया है, तो हम इसके बारे में पढ़ चुके हैं पहले ही। 59th ज्ञानपीठ अवार्ड जो है विनोद कुमार शुक्ल जी को छत्तीसगढ़ में दिया गया है, छत्तीसगढ़, ठीक है। तो ये चीज कहानी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो 59वां ज्ञानपीठ अवार्ड जो है वो विनोद कुमार शुक्ल जी को दिया गया है, छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं। चलो बताओ विनोद कुमार शुक्ल ने कौन सी किताब लिखी है, विनोद कुमार शुक्ल, वीके शुक्ल लिख रहा हूं, इन्होंने कौन सी किताब लिखी है, तो एक किताब है दीवार में एक खिड़की, दीवार में एक खिड़की, और दूसरा क्या है, तो दूसरा याद रखिएगा दीवार में खिड़की हो गया, और दूसरा याद रखिएगा लगभग जय हिंद, लगभग जय हिंद, ये इन्होंने लिखी है किताब। वीके शुक्ल छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं, ये भी याद रखिएगा छत्तीसगढ़। और छत्तीसगढ़ से एक डांस याद रखिएगा, कौन सा डांस, सुआ डांस। सुआ डांस जो है वो कहाँ होता है, तो सुआ डांस जो होता है वो छत्तीसगढ़ में होता है। चलो ज्ञानपीठ अवार्ड जो 2023 का है वो गुलजार और जगत गुरु रामभद्राचार्य को दिया गया है। और ज्ञानपीठ अवार्ड के बारे में एक चीज ध्यान रखिएगा, क्योंकि जो ज्ञानपीठ अवार्ड है, ज्ञानपीठ अवार्ड, तो ज्ञानपीठ अवार्ड जो है वो स्टैब्लिश हुआ था 1961 में, और पहली बार दिया गया था 1965 में मलयालम के लिए, मलयालम लैंग्वेज में, मलयालम में जी शंकर कुरूप जी को दिया गया था, जो यहाँ पर मेंशन है जी शंकर कुरूप। ये किस भाषा के लेखक हैं, तो मलयालम भाषा के लेखक हैं। ये कहानी भी आप याद रखिएगा, केवल पीपीटी से काम नहीं होगा, ये सारी कहानी जो है आपको पढ़नी पड़ेगी। चलिए अगला सवाल, आर के श्री राम कुमार क्या बजाते हैं, तो ये बजाते हैं क्या, वायलिन बजाते हैं, इसको भी लिख लीजिएगा। आर के श्री राम कुमार क्या बजाते हैं, वायलिन बजाते हैं। इनको क्या दिया गया है, संगीत कला निधि अवार्ड दिया गया है, याद रखिएगा संगीत कला निधि अवार्ड किसको दिया गया है, आर के श्री राम कुमार को दिया गया है। और नृत्य कला निधि अवार्ड जो है उर्मिला सत्यनारायण को दिया गया है, उर्मिला सत्यनारायण को नृत्य कला निधि अवार्ड और आर के श्री राम कुमार को संगीत कला निधि अवार्ड दिया गया है।
अगला सवाल आपसे है कि मसाकी काशीवारा, बहुत इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट, एबल प्राइज 2025। एबल प्राइज को क्या बोला जाता है? नोबेल प्राइज ऑफ मैथमेटिक्स। और ये किसको दिया गया है? मसाकी काशीवारा, जो जापान के रहने वाले हैं, मसाकी काशीवारा को एबल प्राइज 2025 दिया गया है, जिसको नोबेल प्राइज ऑफ मैथमेटिक्स कहा जाता है। और नेशनल मैथमेटिक्स डे की बात याद आती है। नेशनल मैथमेटिक्स डे कब मनाया जाता है? तो नेशनल मैथमेटिक्स डे जो है वो मनाया जाता है भैया, नेशनल मैथमेटिक्स डे जो है मनाया जाता है 22 दिसंबर को। इसके अलावा नेशनल साइंस डे कब मनाया जाता है? तो नेशनल साइंस डे की कहानी याद रखिएगा, साइंस डे ये मनाया जाता है आपका 28 फरवरी को। ठीक है, तो ये बात भी ध्यान रखिएगा। अगला सवाल है आपसे, अच्छा, द एबल प्राइज इज गिवन बाय नॉर्वेजियन एकेडमी ऑफ साइंस एंड लेटर्स, ये भी याद रखिएगा। एबल प्राइज जो है वो कौन देता है? तो नॉर्वेजियन एकेडमी ऑफ साइंस एंड लेटर्स देता है। और फर्स्ट एबल प्राइज जो है वो 2003 में दिया गया था। अब आता है स्पोर्ट्स से रिलेटेड करंट अफेयर्स। जैसे मान लो पूछा जाए ब्रैंटन होल्ट, ब्रैंटन होल्ट कहाँ के रहने वाले हैं? अमेरिका के। इन्होंने क्या जीता है? तो बेंगलुरु ओपन जीता है। बस इतनी कहानी, ब्रैंडन होल्ट बेंगलुरु ओपन जीते हैं। बेंगलुरु ओपन टेनिस का टूर्नामेंट है, किसने जीता है? ब्रैंडन होल्ट जीते हैं इंडिया में आके। बस इसके आगे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अगला सवाल है आपसे, विदर्भ ने क्या जीता है? रणजी ट्रॉफी। रणजी ट्रॉफी किस स्पोर्ट में होता है? तो क्रिकेट में होता है। रणजी ट्रॉफी को कौन जीता है? विदर्भ जीता है। ठीक है, विजय हजारे ट्रॉफी किससे रिलेटेड है? तो ये भी क्रिकेट से रिलेटेड है। और ये कौन जीता है? तो ये कर्नाटक जीता है। बस इतनी कहानी, विजय हजारे ट्रॉफी क्रिकेट से रिलेटेड कौन जीता है? 2025 कर्नाटक। रणजी ट्रॉफी क्रिकेट से रिलेटेड कौन जीता है? विदर्भ जीता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तीसरा, साबा वुमेन्स बास्केटबॉल चैंपियनशिप जो है वो 2025 कौन जीता है? इंडिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि विजेता कौन है? इंडिया। तो साबा वुमेन्स बास्केटबॉल चैंपियनशिप जो है 2025 जीतने वाला कौन? इंडोनेशिया। स्टार्ट हुआ था 2016 में, होस्ट कौन था तब भी और आज भी? नई दिल्ली। ठीक, अगला सवाल, खेलो इंडिया पैरा गेम्स। खेलो इंडिया पैरा गेम्स जो है अभी कहाँ हुआ है? दिल्ली में हुआ है। ठीक है, पहला भी दिल्ली में हुआ था 2023 में, आज भी दिल्ली में हुआ है। हमने पढ़ा था खेलो इंडिया पैरा गेम्स कौन होस्ट करेगा? 2025 वाला तो दिल्ली होस्ट करेगा। ठीक है, मस्कट क्या था? उज्ज्वला। मस्कट कौन था? उज्ज्वला। ये था आपका मस्कट उज्ज्वला भाई साहब। ठीक, पहला इवेंट भी दिल्ली में हुआ था, अभी भी दिल्ली में हुआ है। पहले रैंक पे कौन आया? हरियाणा, 104 मेडल के साथ, 34 गोल्ड, 39 सिल्वर, 31 ब्रॉन्ज। चलिए केमिस्ट्री वाले बताएंगे ब्रॉन्ज किससे मिलकर बना होता है? Cu प्लस Sn से मिलकर बना होता है ब्रॉन्ज। ठीक है, दूसरे नंबर पे कौन? तमिलनाडु है। तीसरे नंबर पर यूपी है। पहला एडिशन 2023 में हुआ था। इससे याद रखिएगा, खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 कहाँ हुआ है? दिल्ली में हुआ है। खेलो इंडिया पैरा गेम्स हौसलों की उड़ान 20 से 27 मार्च दिल्ली में। मस्कट क्या था? उज्ज्वला मस्कट था। पहला आयोजन भी हुआ था, अभी भी दिल्ली में हुआ है। पहले रैंक पे हरियाणा है, दूसरे नंबर पे याद रखने की जरूरत नहीं तमिलनाडु, तीसरे पे यूपी। बस इतनी कहानी याद रखेंगे, काम का हो जाएगा। ठीक, अगला सवाल, अगला सवाल है, इंडियन ग्रैंड मास्टर है, इनका नाम क्या है? इनका नाम है पनीर सेल्वम, पनीर सेल्वम इनियान। पनीर सेल्वम इनियान या इयान भी पढ़ा जाता है। इन्होंने 38th कांस इंटरनेशनल ओपन चेस टूर्नामेंट जीता है। 38वें कांस इंटरनेशनल ओपन शतरंज टूर्नामेंट जो है वो कहाँ पर हुआ है? तो फ्रांस में हुआ है। फ्रांस किस नदी के किनारे पर है? तो फ्रांस जो है वो आपका सीन रिवर के किनारे पर है, सीन रिवर के किनारे पर है। और कौन जीता है? तो पनीर सेल्वम इनियान ने जीता है चेस। ठीक है, तो जैसे सवाल आ जाएगा, हाल ही में चर्चा में रहे पनीर सेल्वम इनियान जो है वो किससे रिलेटेड है? तो ये भाई साहब रिलेटेड है चेस से। ये बात भी आप ध्यान रखिएगा। अगला सवाल है, आईसीसी का 9th मेंस चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में हुआ है। ठीक है, तो पहला एडिशन कब हुआ था? 1998 में बांग्लादेश में हुआ था। कौन विजेता था? साउथ अफ्रीका। याद रखिएगा पहला चीज, चैंपियंस ट्रॉफी कहाँ कहाँ हुआ है? तो चैंपियंस ट्रॉफी हुआ है पाकिस्तान और यूएई में। और विजेता कौन बना है? इंडिया। 2025 का विजेता कौन? इंडिया। होस्ट कहाँ हुआ था? पाकिस्तान और यूएई। पहला एडिशन कब हुआ था? 1998 बांग्लादेश। कौन जीता था? साउथ अफ्रीका। इंडिया जब कितनी बार जीता है? 3 बार, 2002, 2013 और 2025। तो इंडिया कितनी बार जीता है? 2002, 13 और 25। इसको पहले किस नाम से जाना जाता था? आईसीसी नॉकआउट ट्रॉफी के नाम से जाना जाता था। ठीक है, चैंपियंस ट्रॉफी को आईसीसी नॉकआउट ट्रॉफी के नाम से भी जाना जाता था। इसमें क्या क्या याद रखना है? चैंपियंस ट्रॉफी 2025 कहाँ हुआ है? तो पाकिस्तान और यूएई में हुआ है। विजेता कौन है? इंडिया है। पहला एडिशन 1998 में हुआ था। विनर कौन था? साउथ अफ्रीका। इंडिया जो है 3 बार जीता है, 2002, 13 और 25 में। चैंपियंस ट्रॉफी को पहले आईसीसी नॉकआउट ट्रॉफी के नाम से शुरुआत में जाना जाता था। ठीक है, बस इसको यहीं पर कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला सवाल है, प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवार्ड सचिन रविंद्र जी को दिया गया है।
न्यूजीलैंड के रहने वाले। गोल्डन बैट का अवार्ड भी सचिन रविंद्र को गया है, न्यूजीलैंड के रहने वाले हैं। इसके अलावा मैट हेनरी को, न्यूजीलैंड के रहने वाले हैं, इनको गोल्डन बॉल का अवार्ड दिया गया है, ये है मैट हेनरी साहब। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, अगला है मुंबई इंडियंस। मुंबई इंडियंस जो है वो तीसरा एडिशन जीता है डब्ल्यूपीएल का, वुमेन्स प्रीमियर लीग का। पहला एडिशन कहाँ कौन जीता था? मुंबई इंडियंस। दूसरा कौन जीता था? रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर। तीसरा कौन जीता है? मुंबई इंडियंस। यानी डब्ल्यूपीएल जो है वो कितनी बार हुआ है? तो 3 बार हुआ है। पहली बार मुंबई इंडियंस, दूसरी बार रॉयल चैलेंजर्स, तीसरी बार मुंबई इंडियंस। ठीक है, तो ये तीनों कहानी ध्यान रखिएगा। अगला सवाल आपसे पूछा जा रहा है, 55वां खेलो इंडिया विंटर्स गेम। देखो, खेलो इंडिया विंटर्स गेम जो है कौन सा है? 5th बार। पहला हुआ था, देखो 2 फेज में हुआ था, पहला हुआ था लेह लद्दाख में और दूसरा हुआ था गुलमर्ग जम्मू कश्मीर में। ठीक है, इसका मस्कट क्या है? शीन एशी और शान, जिसको स्नो लियोपार्ड कहा जाता है। ये भाई साहब है स्नो लियोपार्ड। बात समझ में आ रही है? शिन एशी और शान जो है वो क्या है? मस्कट है। और चैंपियन कौन था? इंडियन आर्मी, 18 मेडल के साथ। लोगो इसका क्या है? ये। और मस्कट क्या है? ये। ठीक, तो खेलो इंडिया विंटर्स गेम लेह लद्दाख गुलमर्ग में हुआ है। शिन एशी और शान जो है इसका मस्कट है। अगला सवाल, 5th खेलो इंडिया विंटर्स गेम्स की कहानी है। टोटल कितने गेम्स थे? 6। विनर ऑफ आइस हॉकी, आइस हॉकी का विनर कौन है? इंडियन आर्मी। फर्स्ट खेलो इंडिया विंटर गेम्स कहाँ हुआ था? 2020 गुलमर्ग में। फर्स्ट खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम भुवनेश्वर 2020 में। फर्स्ट खेलो इंडिया यूथ गेम्स नई दिल्ली 2018 में। तो तीनों कहानी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। क्या विनर ऑफ आइस हॉकी कौन है? इंडियन आर्मी। ठीक है, 2025 का। पहला खेलो इंडिया विंटर गेम्स कब हुआ था? गुलमर्ग 2020 में। पहला खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम जो है भुवनेश्वर में हुआ था। पहला खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो है वो नई दिल्ली में हुआ था। तो ये सारी कहानी ध्यान रखिएगा। अगला, हॉकी झारखंड वोन द 15th हॉकी इंडिया सीनियर वुमेन नेशनल चैंपियनशिप 2025। यानी कुल मिला के कहने का मतलब, सीनियर वुमेन नेशनल चैंपियनशिप 2025 हॉकी वाला कौन जीता है? तो झारखंड जीता है। कहां पर होस्ट हुआ था? पंचकुला हरियाणा में। हॉकी इंडिया वो स्टैब्लिश हुआ था 2009 में और ऑफिशियल गवर्निंग बॉडी है हॉकी इन इंडिया से। बात समझ में आ रही है? हॉकी के हमारे इस समय विजार्ड ऑफ हॉकी किसको कहा जाता है? तो विजार्ड ऑफ हॉकी जो है वो बोला जाता है किसको? तो वो बोला जाता है मेजर ध्यानचंद जी को। क्या बोला जाता है? मेजर ध्यानचंद। और मेजर ध्यानचंद की किताब का क्या नाम है? याद रखिएगा, गोल उनकी किताब है। और हैप्पी बर्थडे कब आता है? 29 अगस्त को आता है, 29 अगस्त को आता है। और इसी दिन क्या मनाते हैं हम? नेशनल स्पोर्ट्स डे मनाते हैं। क्या मनाते हैं? नेशनल स्पोर्ट्स डे। ये भी कहानी आप याद रखिएगा। ठीक है, अगला सवाल। अगला सवाल है आपसे, हॉकी इंडिया बलबीर सिंह सीनियर अवार्ड किसको गया है? तो हॉकी इंडिया बलबीर सिंह सीनियर अवार्ड जो है, प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड हरमनप्रीत सिंह को गया है। प्लेयर ऑफ द ईयर वुमेन का अवार्ड सविता पुनिया को गया है। याद क्या रखना है? सविता पुनिया जो हाल ही में चर्चा में रही, बताइए किस स्पोर्ट से रिलेटेड है? तो हॉकी। हरमनप्रीत सिंह हॉकी। इनको और क्या गया था बताइए? रिसेंट में हरमनप्रीत सिंह, प्रवीण कुमार, डी गुकेश को कौन सा अवार्ड दिया गया था? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। ठीक है, इसके अलावा गोलकीपर ऑफ द ईयर का अवार्ड सविता पुनिया को, डिफेंडर ऑफ द ईयर का अवार्ड अमित रोहिदास को दिया गया था। और हॉकी इंडिया मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 1975 से देना शुरू हुआ था। मेंस हॉकी वर्ल्ड कप विनिंग टीम कौन है? तो मेंस हॉकी। ठीक, इसमें क्या याद रखना है? हॉकी इंडिया बलबीर सिंह सीनियर अवार्ड में सबसे पहले प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड हरमनप्रीत सिंह, प्लेयर ऑफ द ईयर वुमेन में सविता पुनिया, गोलकीपर का अवार्ड सविता पुनिया को, डिफेंडर का अवार्ड अमित रोहिदास को दिया गया था। सवाल आ सकता है, अमित रोहिदास हाल ही में चर्चा में रहे, बताइए किस स्पोर्ट से रिलेटेड है? तो ये रिलेटेड है हॉकी से। ये चीज भी आप ध्यान रखिएगा। अगला, इंडिया ने वोन किया है या जीता है एशियन वुमेन्स कबड्डी चैंपियनशिप 2025 टाइटल इन तेहरान। बात समझ में आ रही है? तो याद रखिएगा, वुमेन्स कबड्डी चैंपियनशिप ट्रॉफी जो है वो कहां पर हुआ था? तेहरान जिसकी राजधानी किसकी राजधानी है? ईरान की राजधानी है। हेल्ड कहां पर हुआ था? ईरान में। स्टार्ट कब हुआ था? 2005 में। इस बार विजेता कौन है? इंडिया। याद रखिएगा, इंडिया विजेता है, इंपॉर्टेंट है। एशियन वुमेन्स कबड्डी चैंपियनशिप 2025 के विजेता कौन है? इंडिया है भाई साहब, ये भी ध्यान रखिएगा। अगला, अरे भाई अगला सवाल क्या है? अगला है सेकंड कबड्डी वर्ल्ड कप। ये बात याद रखना है, क्यों कबड्डी वर्ल्ड कप कहां पर हुआ था? इंग्लैंड में हुआ था। यानी पहली बार एशिया से बाहर कबड्डी वर्ल्ड कप हुआ है। बात समझ में आ रही है? पहला एडिशन 2004 में हुआ था, कहां पर? मुंबई में। इस बार कहां हुआ? 2025 में कबड्डी वर्ल्ड कप इंग्लैंड लंदन में हुआ है। मेंस कैटेगरी में विनर कौन है? इंडिया। वुमेन कैटेगरी में विनर कौन है? इंडिया। कुल मिला कहने का मतलब विनर कौन है? इंडिया। ठीक है, अगला सवाल।
अगला सवाल है आपसे कि हरियाणा ने टॉप किया है नेशनल यूथ एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, फिर भी ध्यान रखिएगा। नेशनल यूथ एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में कौन टॉप किया है? हरियाणा। ऑर्गेनाइज कौन करता है? एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया। और इस समय प्रेसिडेंट है बहादुर सिंह सग्गू, और स्टैब्लिश हुआ था 1946 में। यानी नेशनल यूथ एथलेटिक्स चैंपियनशिप जो है उस कब स्टैब्लिश हुआ था? 1946 में। और इस समय प्रेसिडेंट है बहादुर सिंह सग्गू जी। अगला सवाल है आपसे पूछा जा रहा है कि इंडिया होस्ट करेगा 11th एशियन स्विमिंग चैंपियनशिप 2025 में। एएससी इंडियन सॉरी एशियन स्विमिंग चैंपियनशिप 2025 जो है इंडिया होस्ट करेगा। पहला जो एशियन स्विमिंग चैंपियनशिप हुआ था 1980 में ढाका बांग्लादेश ने होस्ट करा था। 10वां जो है 2016 में टोक्यो जापान में। और पहला रैंक इस बार 2025 में किसका आएगा? सॉरी तब आया था किसका? पहला रैंक आया था चाइना का। इंडिया होस्ट करेगा एशियन स्विमिंग चैंपियनशिप। पहला हुआ था कहां पर? ढाका बांग्लादेश। 10वां हुआ था टोक्यो जापान। और अब कहां होगा 2025 का? तो 2025 का होगा भाई साहब इंडिया में। ये कहानी भी आप ध्यान रखिएगा। अगला सवाल, सुनील कुमार जिन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है कहां पर? एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2025 में। कौन सी कैटेगरी में? ग्रेको रोमन कैटेगरी में। कितने किलोग्राम में? 87 किलोग्राम में। ठीक है। सबसे पहला सवाल, एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2025 कहां हुआ था? तो अम्मान जॉर्डन में हुआ था। विनर कौन था? जापान, 9 गोल्ड के साथ। ठीक है। हमारे यहाँ इंडिया से गए थे सुनील कुमार जी, और सुनील कुमार ग्रेको रोमन कैटेगरी में 87 केजी भार में सुनील कुमार क्या जीत के आए हैं? ब्रॉन्ज जीत के आए हैं। आपसे सवाल ये पूछा जाएगा, हाल ही में चर्चा में रहे सुनील कुमार किस स्पोर्ट से रिलेटेड हैं? तो आपको बताना है रेसलिंग यानी कुश्ती। बात समझ में आ रही है? अगला सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि स्टाफ स्पीक टैकरॉव वर्ल्ड कप जो है वो कहां पर हुआ था? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको आप छोड़ सकते हैं। बात समझ में आ रही है? अब कुछ अपॉइंटमेंट है उसके बारे में बात कर लेते हैं। जैसे कहा जाए डॉक्टर मयंक शर्मा क्या बने हैं? कंट्रोलर जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट। ठीक है, सीजीडीए बनाया गया है। कंट्रोलर जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट किसको बनाया गया है? डॉक्टर मयंक शर्मा को बनाया गया है। ठीक है। और कंट्रोलर ऑडिटर जनरल कैग किसको बनाया गया है? कैग बनाया गया है एसएस दुबे को। सीएजी इसको पढ़ा जाता है, कंट्रोलर कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। ये किसको बनाया गया है? तो एसएस दुबे भाई साहब को बनाया गया है। और कंट्रोलर जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट किसको बनाया गया है? डॉक्टर मयंक शर्मा को बनाया गया है। ज्ञानेश कुमार को क्या बनाया गया है? ज्ञानेश कुमार, तो ज्ञानेश कुमार को बनाया गया है चीफ इलेक्शन कमिश्नर, सीईसी बनाया गया है। ये भी ध्यान रखिएगा। अगला सवाल, दिलजीत दोशनाज को बनाया गया है ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर ऑफ लेवाइस। लेवाइस का ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है? तो दिलजीत दोशनाज को बनाया गया है। और फिक्की फ्रेम का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? आयुष्मान खुराना जी हैं। आयुष्मान खुराना जी को फिक्की फ्रेम का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। अगला सवाल है, अंजू राठी राणा को इंडिया का फर्स्ट वुमेन लॉ सेक्रेटरी बनाया गया है। यानी इंडिया का फर्स्ट वुमेन लॉ सेक्रेटरी कौन है? तो अंजू राठी राणा जी हैं। ये भी बात याद रखिएगा। और मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस कौन देखता है? अर्जुन राम मेघवाल जी देखते हैं। ये भी ध्यान रखिएगा। अगला सवाल, क्रिस्टी कोवेंट्री को फर्स्ट फीमेल है, फर्स्ट अफ्रीकन प्रेसिडेंट है जिनको इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का क्या बनाया गया है? चेयरमैन बनाया गया है। क्रिस्टी कोवेंट्री जी अफ्रीका से रहने वाली हैं। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी 1984 में बना था। इसका हेडक्वार्टर लुसाने स्विट्जरलैंड में। मोस्ट इंपॉर्टेंट नाम है, ध्यान रखिएगा। इंडियन ओलंपिक कमेटी 1927 में बना था, जिसके हेड हैं पीटी उषा, जिनको पयोली एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है। कौन सा एक्सप्रेस? पयोली एक्सप्रेस के नाम से भी जाना जाता है। ये ध्यान रखिएगा। ठीक है। अगला सवाल है, आयुष्मान खुराना जी को फिट इंडिया आइकॉन नामित किया गया है यूनियन स्पोर्ट्स मिनिस्टर के द्वारा। और यूनियन स्पोर्ट्स मिनिस्टर कौन है? मनसुख एन मंडाविया है। फिट इंडिया मूवमेंट कब स्टार्ट हुआ था? 29 अगस्त। 29 अगस्त को क्यों? क्योंकि स्पोर्ट्स डे मनाया जाता है। स्पोर्ट्स डे क्यों? क्योंकि मेजर ध्यानचंद जी का क्या होता है? हैप्पी बर्थडे होता है। और मेजर ध्यानचंद जी की किताब का क्या नाम है? गोल। तो आयुष्मान खुराना जी को क्या नामित किया गया है? फिट इंडिया आइकॉन नामित किया गया है, और यूनियन स्पोर्ट्स मिनिस्टर मनसुख मंडाविया जी के द्वारा। ये भी याद रखिएगा। अगला सवाल आपसे पूछा जा रहा है, अजय सेठ को अपॉइंट किया गया है फाइनेंस सेक्रेटरी ऑफ इंडिया। यानी भारत का फाइनेंस सेक्रेटरी किसको अपॉइंट किया गया है? वित्त सचिव अजय सेठ जी को अपॉइंट किया गया है। इसके पहले कौन था? तुहिन कांता पांडे। और तुहिन कांता पांडे को क्या दिया गया है? सेबी में अपॉइंट किया गया है, सेबी का चेयरमैन। और सेबी के चेयरमैन इसके पहले थी और फर्स्ट फीमेल भी थी। उनका क्या नाम है? उनका नाम है माधवी पुरी बुच। क्या नाम है? माधवी पुरी बुच। ये भी कहानी याद रखिएगा। और सेबी का हेडक्वार्टर कहाँ पड़ता है? मुंबई में पड़ता है। सेबी जो है कब बना था? 1990 में बना था। एक्ट का क्या नाम है? 1991 का एक्ट है। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा।
अगला सवाल, गोपाल विट्ठल को अपॉइंट किया गया है न्यू चेयरमैन ऑफ ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन, जीएसएमए। जीएसएमए का हेड किसको बनाया गया है? गोपाल विट्ठल को बनाया गया है। 1995 में स्थापित हुआ था और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पड़ता है? लंदन में पड़ता है। अगला सवाल है, कुछ डिफेंस से रिलेटेड न्यूज है, जैसे एक्सरसाइज सी ड्रैगन 2025 जो एक मिलिट्री ड्रिल है वो क्वाड कंट्रीज के द्वारा और साउथ कोरिया के द्वारा आयोजित किया जाता है। क्वाड में कौन कौन आते हैं? इंडिया, यूएस, जापान और ऑस्ट्रेलिया, यानी 5 देश कुल मिला के हो गए सी ड्रैगन में। इंडिया, यूएस, जापान और ऑस्ट्रेलिया यानी क्वाड कंट्रीज, और साउथ कोरिया। साउथ कोरिया जिसकी कैपिटल क्या है? सियोल, और करेंसी क्या चलती है? वोन। ठीक है, याद रखिएगा। नॉर्थ कोरिया जिसकी कैपिटल क्या है? प्योक्यांग है, और करेंसी जो है वो क्या चलती है? वोन चलती है। ठीक है, तो एक्सरसाइज सी ड्रैगन जो है वो वेस्टर्न पैसिफिक ओशन में हुआ है। कौन कौन पार्टिसिपेट करा था? तो क्वाड और साउथ कोरिया। क्वाड में कौन कौन आता है? ऑस्ट्रेलिया, जापान, इंडिया और यूएस। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया, जापान, इंडिया और यूएस चाइना को काउंटर करने के लिए बनाया गया। क्वाड और साउथ कोरिया मिलकर क्या करे हैं? सी ड्रैगन 2025 एक मिलिट्री डील करा है। उसके बाद खंजर मिलिट्री एक्सरसाइज जो है इंडिया और किर्गिस्तान के बीच में होता है। कहां पर हुआ है? किर्गिस्तान में हुआ है। कुछ इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज के नाम याद रखिएगा, जैसे युद्ध अभ्यास इंडिया अमेरिका के बीच में है, इंदिरा और एविया इंदिरा जो है इंडिया और रशिया के बीच में है, अजय वॉरियर जो है इंडिया और यूके के बीच में है, डेजर्ट ईगल जो है वो यूएई और यूएसए के बीच में है, और कोप इंडिया जो है भारत और अमेरिका के बीच में है। उसके बाद लामितीय एक्सरसाइज याद रखिएगा, लामितीय। लामितीय कहाँ पड़ता है? तो लामितीय जो है इंडिया और सेशल्स के बीच में पड़ता है। ठीक है, शक्ति, वरुण और गरुण ये तीनों किस में पड़ता है? तो इंडिया और फ्रांस के बीच में पड़ता है। सिनबेक्स याद रखिएगा, सिनबेक्स जो है इंडिया और कंबोडिया के बीच में पड़ता है। इंडिया और कंबोडिया, कंबोडिया जिसकी कैपिटल क्या है आप बताएंगे। अगला सवाल, इंडिया जो है सेकेंड लार्जेस्ट ग्लोबल आर्म्स इंपोर्टर है सिपरी के रिपोर्ट के आधार पर 2020 से 2024 के बीच में। 2020 से 2024 के बीच में इंडिया जो बना है वो सेकेंड लार्जेस्ट ग्लोबल आर्म्स इंपोर्टर बना है, बेचने वाला बना है। ठीक है, देखो सिपरी, सिपरी का फुल फॉर्म स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो ये याद रखिएगा। और ये क्या करता है? तो ये सारे डेटा देता है। तो इंडिया शेयर जो ग्लोबल आर्म्स इंपोर्ट में 8.3, और टॉप इंपोर्टर कौन है? यूक्रेन है, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक, सिपरी का डेटा है। अगला सवाल है कि 23rd एडिशन ऑफ वरुण एंड नवल एक्सरसाइज जो है इंडिया और फ्रांस के बीच में हुआ है। शक्ति, वरुण और गरुण जो है इंडिया फ्रांस के बीच में होता है, जो मैंने आपको बताया। मालाबार जो है वो किसके बीच होता है? तो क्वाड कंट्री के बीच में होता है। देखो क्वाड प्लस साउथ कोरिया, तो ये करते हैं सी ड्रैगन, सी ड्रैगन। और केवल क्वाड की बात करा जाएगा तो मालाबार। इंडिया, यूनाइटेड स्टेट्स, जापान और ऑस्ट्रेलिया। वरुण इंडिया और फ्रांस के बीच में है। ऑस इंडेक्स इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में है। सिम्बेक्स इंडिया और सिंगापुर के बीच में है। कोंकण जो है इंडिया यूके के बीच में है। सी ड्रैगन ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान, साउथ कोरिया और यूनाइटेड स्टेट के बीच में है। इप्समार जो है इंडिया, ब्राजील और साउथ अफ्रीका के बीच। बोंगो सागर इंडिया और बांग्लादेश के बीच में है। ये सारी कहानी आपको पता है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। पहले भी याद कराया है, आज भी बता देता हूँ। कुछ साइंस और टेक्नोलॉजी के जो सवाल है उसको भी देख लिया जाए। जैसे कहा जाए इंडिया का आदित्य L1 सैटेलाइट ने फर्स्ट ईवर पिक्चर लिया है कार्नेल का अ ब्राइट स्पॉट इन सोलर फ्लेयर। ठीक है, तो भारत का आदित्य L1 जो है इंडिया का पहला सोलर सैटेलाइट है, लॉन्च हुआ था इसरो के द्वारा। अब सवाल आता है इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ पड़ता है? इसरो का हेडक्वार्टर पड़ता है बेंगलुरु में। इसके चेयरमैन कौन है? तो वी नारायणन इसके क्या है? चेयरमैन। वी नारायणन, नारायणन क्या है? इसके चेयरमैन हैं। और स्पेस, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कहाँ पर है? बेंगलोर में। कब बना था? तो 15 अगस्त 1969 को बनाया गया था। तो ये कहानी भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलते हैं आगे। अगला सवाल है, फायरफ्लाई एरोस्पेस ने ब्लू घोस्ट मिशन 1 को लैंड कराया है मून पर। याद रखिएगा, फायरफ्लाई एरोस्पेस का एक प्रोजेक्ट है ब्लू घोस्ट मिशन 1, इसको लैंड कराया है मून पर। किसने? फायरफ्लाई एरोस्पेस ने। अगला सवाल है, सैटर्न ने बोस्ट किया है हाईएस्ट नंबर ऑफ मून्स। अब सबसे ज्यादा चंद्रमा किसके पास? तो सैटर्न के बाद। इसके पहले किसके पास थे? जुपिटर के पास में। ठीक है, तो सैटर्न मतलब शनि, और शनि के पास कितने हो गए हैं? 274 कंफर्म्ड मून्स हो चुके हैं। सैटर्न का सबसे बड़ा मून कौन है? शनि का टाइटन। मून, मार्स का मून कौन है? फोबोस और डिमोस, यानी मंगल के चंद्रमा फोबोस और डिमोस। लार्जेस्ट मून जो है अपने सोलर सिस्टम में कौन है? गैनीमेड है, जुपिटर का। प्लेनेट विद द लोएस्ट डेंसिटी इन सोलर सिस्टम, सबसे कम डेंसिटी किसका है? तो शनि का है, ये भी ध्यान रखिएगा। अगला सवाल,
इंडियन गवर्नमेंट अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी हैज लॉन्च बायोसाथी इनिशिएटिव। बायोसाथी इनिशिएटिव किसने लॉन्च किया है? साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर और इंडियन गवर्नमेंट ने मिलकर। क्या करना है इसका? एम है कि बायोटेक स्टार्टअप को प्रमोट करना है, मेंटरशिप देना है। किसने लॉन्च करा है? यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने लॉन्च करा है। अगला सवाल, साथी आई पावर्ड चैटबोट लॉन्च किया गया है सीएम ऑफ हरियाणा टू प्रोवाइड इनहेंसमेंट सिटीजन एंगेजमेंट एंड एक्सेस टू गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट एंड पॉलिसी। यानी गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट्स और पॉलिसीज को देखने के लिए, समझने के लिए, एक्सेस के लिए साथी आई पावर्ड चैटबोट किसने लॉन्च करा है? तो सीएम ऑफ हरियाणा। और सीएम ऑफ हरियाणा कौन है? नायब सिंह सैनी साहब। अगला सवाल, कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स की बात कर लें तो वर्ल्ड सिविल डिफेंस डे 1 मार्च को मनाया जाता है। उसके बाद आगे बढ़ा जाए, अगला सवाल है जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे जो है वो भी 1 मार्च को मनाया जाता है। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे जो है वो भी 3 मार्च को मनाया जाता है, याद रखिएगा 3 मार्च, इसके बारे में हमने बात करा है। उसके बाद इंटरनेशनल वुमेन्स डे जो है 8 मार्च को मनाया जाता है, यही भी कहानी याद रखिएगा। वर्ल्ड कंज्यूमर डे जो है कब मनाया जाता है? तो कंज्यूमर डे जो है 15 मार्च को मनाया जाता है। उसके बाद इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस 20 मार्च को मनाया जाता है। उसके बाद याद रखिएगा आप वर्ल्ड डे ऑफ ग्लेशियर, मोस्ट इंपॉर्टेंट, पहली बार मनाया गया है, पहली बार मनाया गया है वर्ल्ड डे ऑफ ग्लेशियर। ग्लेशियर दिवस 21 मार्च को कब से स्टार्ट हुआ है? 2025 से स्टार्ट हुआ है। इसके बाद वर्ल्ड वाटर डे, मोस्ट इंपॉर्टेंट, वर्ल्ड वाटर डे 22 मार्च को मनाया जाता है। उसका थीम क्या है? ग्लेशियर प्रिजर्वेशन। देखो सबका थीम मैंने नहीं बोला याद करने के लिए, लेकिन कुछ का तो थीम याद करना ही पड़ेगा। वर्ल्ड वाटर डे 22 मार्च और थीम है ग्लेशियर प्रिजर्वेशन। अगला सवाल, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे 23 मार्च को मनाया जाता है, इसका थीम भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अगला वर्ल्ड ट्यूबरकुलोसिस डे, मोस्ट इंपॉर्टेंट थीम हो सकता है आप आज के लिए। वर्ल्ड ट्यूबरकुलोसिस डे 24 मार्च को मनाया जाता है। और यस वी कैन एंड टीबी, कमिट, इन्वेस्ट एंड डिलीवर, इतना याद रखिएगा। एस वी कैन एंड टीबी जो है इसका थीम है। वर्ल्ड ट्यूबरकुलोसिस डे, टीबी जो है वो इंडिया से कब तक खत्म करना है? इंडिया से खत्म करना है टीबी को 2030 तक, और वर्ल्ड से 2025 तक। और पूरे वर्ल्ड से खत्म करने का कब तक टारगेट है? पूरे वर्ल्ड से खत्म करने का टारगेट है 2030 तक, ये भी ध्यान रखिएगा। अगला सवाल है आपसे कि वर्ल्ड थिएटर डे 27 मार्च को मनाया जाता है, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके अलावा आपसे बात करा जाए कि कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स एंड ऑथर की, तो याद रखिएगा सबसे पहले ऑटोबायोग्राफी दिया सलाई। दिया सलाई किसकी है? तो नोबेल पीस प्राइज जीतने वाले कैलाश सत्यार्थी जी की। ठीक है, एक ऑटोबायोग्राफी यानी आत्मकथा है दिया सलाई, वो किसने लिखा है? तो कैलाश सत्यार्थी जी ने लिखा है, ये भी याद रखिएगा। कैलाश सत्यार्थी जी को 2024 में कैलाश सत्यार्थी जी को क्या दिया गया था? नोबेल पीस प्राइज दिया गया था। और 2024 में नोबेल पीस प्राइज जो है नियोन हिदानक्यो को दिया गया है। ये कहाँ का इंस्टीट्यूट है? जापान बेस्ड एक इंस्टीट्यूट है। 2024 में इंटरनेशनल नोबेल पीस प्राइज जो है वो निहोन हिदानक्यो को दिया गया है। 2014 में कैलाश सत्यार्थी को दिया गया था। देखो अब इसके 2-3 कारण है क्यों 2024 में 25 में पूछा जा सकता है। देखो 10 साल हो गए, 2014 से 2024 10 साल हो गए। 2014 में कैलाश सत्यार्थी को दिया गया था क्योंकि चर्चा में था दिया सलाई के द्वारा। तो इससे ये भी आ सकता है, इससे ये भी आ सकता है, ये भी ध्यान रखिएगा। एग्जामिनर के माइंडसेट को समझ के चलना है। अगला सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए द कैंटोनमेंट कॉन्स्पिरेसी, ये किताब जो है किसने लिखी है? तो जनरल मनोज मुकुंद नरावने जी की किताब है। क्या? द कैंटोनमेंट कॉन्स्पिरेसी। अगला सवाल है रिपल ऑफ चेंज, जेंडर ट्रांसफॉर्मेटिव रूरल वॉश प्रोग्राम इंडिया में किसने लॉन्च करा है? सी आर पाटिल। सी आर पाटिल क्या है? जल शक्ति मंत्रालय देखते हैं, जल शक्ति मिनिस्टर हैं, इन्होंने क्या लॉन्च करा है? इन्होंने लॉन्च करा है रिपल ऑफ चेंजेस, परिवर्तन की लहरें, सी आर पाटिल द्वारा लॉन्च किया गया भारत में लिंग परिवर्तनकारी ग्रामीण वॉश कार्यक्रम है। जेंडर ट्रांसफॉर्मेटिव रूरल वॉश प्रोग्राम रिपल्स ऑफ चेंज किसने लॉन्च करा है? सी आर पाटिल ने। सी आर पाटिल कौन है? यूनियन मिनिस्टर ऑफ जल शक्ति। और जल जीवन मिशन कब लॉन्च किया गया था? 2019 में लॉन्च किया गया था जल जीवन मिशन। अगला सवाल है मिसलेनियस की बात कर लें कुछ, जैसे मिसलेनियस में कुछ सवाल हैं, जैसे ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में इंडिया की रैंक कितनी है? 14। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में इंडिया की रैंक कितनी है? 14। ये सब आपके फर्जी है, कुछ नहीं याद करने की जरूरत है, मैंने दिखाने के लिए लिए पाकिस्तान देखो आतंकवाद के मामले में दूसरे नंबर पे आता है ना। ठीक है, हम अभी 14 नंबर पे, यानी हमारे यहाँ आतंकवाद ज्यादा है। देखो यहाँ पे क्या दिखा रहा है कि देखो 10 नंबर है तो वेरी हाई, हाई है तो 8, मीडियम है तो लो, देखो वेरी लो 2, यानी पाकिस्तान जो है दूसरे नंबर पे है। ये समझ में नहीं आ रहा कुछ। ठीक है, इंडिया का रैंक ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में 14 है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। बाकी सारी चीजें कैसे हैं, क्या बनती हैं, पता नहीं है। साइक्लोन ग्रांसे या गैरेंसे, ठीक है, वो स्ट्रॉन्ग स्टॉर्म है, ये ला रियूनियन इंडियन ओशन में आया है। इंडियन ओशन में आने वाला एक साइक्लोन जिसका नाम है साइक्लोन गारेंस, याद रखिएगा। साइक्लोन फेनिगल जो है बे ऑफ बंगाल में आया था, साइक्लोन असना जो है अरेबियन सी में आया हुआ शब्द है, अरेबियन सी में आया है। इंडिया का फर्स्ट इवर डॉल्फिन पॉपुलेशन सर्वे जो है वो रिवील किया है कि 6327 रेवराइन डॉल्फिन
कहाँ है, इंडिया में है, जिसमें से 2397 2397 जो है वो यूपी में है। डॉल्फिन डे कब मनाया जाता है ये कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। और प्रोजेक्ट डॉल्फिन स्टार्ट किया गया था 2021 में, और टोटल डॉल्फिन हमारे पास कितने हैं 6327, जिसमें से 2300 जो है वो यूपी में ही पड़ती है। अगला, वी रामास्वामी जो हमको छोड़कर चले गए, वो क्या थे, फर्स्ट सुप्रीम कोर्ट जज थे इंडिपेंडेंट इंडिया के। अगर पूछा जाए सुप्रीम कोर्ट का फर्स्ट जज, तो याद रखिएगा एच.जे. कानिया, हीरालाल जे कानिया जी थे। लेकिन अगर पूछा जाए फर्स्ट सुप्रीम कोर्ट के फर्स्ट इंडिपेंडेंट इंडिया के फर्स्ट सुप्रीम कोर्ट जज, तो वी रामास्वामी थे, जिन्होंने क्या करा है, अभी हमको छोड़कर चले गए। इंडिया का रैंक 5वां है, कहां पर, IQ एयर 2024 में, यानी वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट में इंडिया का रैंक कितना है, 5वां है। सबसे पॉल्यूटेड कौन है, चाड, बांग्लादेश, पाकिस्तान और कांगो। वर्ल्ड का सबसे पॉल्यूटेड सिटी कौन है, तो ये याद रखिएगा बर्नीहाट मेघालय। बर्नीहाट मेघालय जो है इंडिया का इंडिया का नहीं, वर्ल्ड का ही मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी है, और वर्ल्ड का मोस्ट पॉल्यूटेड कैपिटल सिटी दिल्ली है। IQ एयर में इंडिया का रैंक कितना है, 5 है, ये भी ध्यान रखिएगा। अगला, सलमान खान हैज बीन अनाउंस एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ इंडियन सुपर क्रॉस रेसिंग लीग 2025। इंडियन सुपर क्रॉस रेसिंग लीग 2025 का ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है भाई साहब, तो सलमान भाई को बनाया गया है। ये चीज भी आप ध्यान रखिएगा। सलमान खान ब्रांड एम्बेसडर किसके किसके हैं, रियलमी के हैं, थम्सअप के हैं, माउंटेन ड्यू के हैं, रिलैक्सो के हैं, इमामी के हैं, और लास्ट बन गए इंडियन सुपर क्रॉस रेसिंग लीग के। अगला, इंडिया रैंक करता है 118 पे वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में, 147 में, बहुत अच्छा रिपोर्ट है। इसके पहले हम 126 पे आते थे, अभी हम कितने पे आए हैं, 118 पे आए हैं, यानी हमारे यहाँ खुशी बढ़ रही है। टॉप में कौन है, फिनलैंड है, पाकिस्तान 109 पे, बांग्लादेश 134 और अफगानिस्तान 147, यानी सबसे कम हैप्पीनेस कहाँ है, अफगानिस्तान में। अगला सवाल है, रोशनी नादर बिकेम द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू एंटर इन टॉप 10 लिस्ट ऑफ वर्ल्ड्स रिचेस्ट वुमेन। यानी अगर दुनिया के रिचेस्ट वुमेन, अमीर महिलाओं में बात करें, तो रोशनी नादर जो है वो आ गई हैं, पहली इंडियन वुमेन बनी है जो टॉप 10 में आई हैं। और रोशनी नादर मल्होत्रा, याद रखिएगा पूरा नाम क्या है, रोशनी नादर मल्होत्रा, जो चेयरमैन है HCL टेक्नोलॉजी के। वर्ल्ड के रिचेस्ट वुमेन में कौन आता है, एलिस वाल्टन आती हैं, ये भी याद रखिएगा। और ये है रोशनी मैम, याद रखिएगा रोशनी नादर मल्होत्रा जी, HCL टेक्नोलॉजी की चेयरमैन। इसी के साथ ये क्लास होती है यहीं पर खत्म। इसके बाद याद रखिएगा कि करंट अफेयर्स जो भी बात किया गया हमने, करंट अफेयर्स की जो भी बात हमने करी है, पूरे मार्च का यहीं पे खत्म हुआ, मार्च का खत्म हो गया। अब आपको क्या करना है, क्या हुआ है, मार्च का खत्म हो गया, अब आपको क्या करना है, तो अब जो है आपको केवल रिवीजन कर लेना है, ठीक है। रिवीजन करने के बाद आपको कोई भी प्रॉब्लम इसमें नहीं आएगी, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। मार्च का खत्म हो गया, लिख दीजिएगा कमेंट में आपको अच्छा लगा है कि नहीं लगा है, रिवीजन हुआ है कि नहीं हुआ है, याद हुआ है कि नहीं हुआ है, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में अप्रैल के करंट अफेयर्स के साथ। हर महीने हम मंथली करंट अफेयर्स का प्रोग्राम जो है शुरू कर दिए हैं और इसको करते रहेंगे, ठीक है, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक का ख्याल रखिए, खुश रहिए और पढ़ते रहिए और रिवीजन भी करते रहिए, क्योंकि एग्जाम जो है बहुत करीब है। जय हिंद, जय भारत।